हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हमारा नया लेक्चर है ना। अगला चैप्टर शुरू होने वाला है सीक्वेंस एंड सीरीज। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंडिपेंडेंट चैप्टर है, किसी भी चैप्टर के साथ इसका लिंक नहीं है। ठीक है, इसका क्वेश्चन सिर्फ इसका ही क्वेश्चन है ना। बाकी आगे अगर हम यूज करना चाहते हैं तो किसी चैप्टर में इसको यूज नहीं कर सकते, इसको किसी दूसरे चैप्टर के साथ लिंक कर सकते, करके सवाल बना सकते हैं। जैसे कैलकुलस वगैरह में ये सब लिंक हो जाता है। ठीक है, बट ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट और सबसे अलजाब्रा का अगर मैं बोलूं कि प्रोबेबिलिटी पीएमसी के साथ साथ सीक्वेंस एंड सीरीज पैरेलली फाइट करता है। ठीक है, इसका अपना इंडिपेंडेंट क्वेश्चन किसी भी पेपर ले लो, इसका क्वेश्चन के बिना कोई पेपर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अलजेब्रा का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, समझ जाना, ध्यान से करना। वही आप मान लो 6-7 लेक्चर, जैसे हमारा लेक्चर का साइज होता है 1.5-2 घंटा, उसी समय के हिसाब से 6-7 लेक्चर तक चलेगा। ठीक है, अगर 9th वाले बच्चे देख रहे हैं इसको तो आपको 6-7 लेक्चर की जरूरत नहीं है, अगर मन चाहे तो पढ़ सकते हो पूरा। ठीक है, तो मैं बता दूंगा प्रिसाइसली, और 11th को तो पूरा चाहिए होगा। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो, है ना। और कभी भी ये मत सोचना कि इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा, ये तय रहेगा। ठीक है, कभी तो 2-2 क्वेश्चन, मैक्सिमम हो सके तो 2 क्वेश्चन आ जाएगा, है ना। अगर कम से कम तो 1 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 2007 आईटी का पेपर में 2 कॉलम मैचिंग पूछा था, आप शीट में देख लीजिएगा। 2 क्वेश्चन नहीं, 2 कॉलम सिर्फ एक चैप्टर के ऊपर, और वो भी एक ही पेपर में, पेपर 1 पेपर 2 में नहीं, तो वो भी एक ही पेपर में हो। समझ में आ रहा है ना। तो काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। और अगर सही से इस चैप्टर को आप मेरे साथ 6-7 लेक्चर में काम कर लिए तो ये आपका ग्रिप में पूरा पूरा आ जाएगा। ठीक है, बट इनिशियली जो भी मेहनत डालना है सारे के सारे वो 6-7 लेक्चर के ऊपर डालो, तो ही सबसे ज्यादा आउटपुट आप वहां से निकाल पाओगे। समझ आ रहा है मेरी बात। चलिए शुरू करते हैं। सीक्वेंस देखिए क्या है, सीक्वेंस एंड सीरीज। सीरीज तो है ही, पूरा चैप्टर में पढ़ेंगे। पहले सीक्वेंस के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। सीक्वेंस इज एन ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड द टर्म ऑफ सीक्वेंस। ऑर्डर्ड लिस्ट, किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में उसको आप रखे हो, वो किसी भी ऑर्डर हो सकते हैं। हम थ्रू आउट द चैप्टर स्टडी करेंगे क्या क्या ऑर्डर पॉसिबल है। तो उस पर्टिकुलर ऑर्डर को अपन सीक्वेंस बोलेंगे, जहां पे उस पर्टिकुलर ऑर्डर का हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट या फिर मेंबर जो भी होगा उसको आप टर्म ऑफ द सीक्वेंस बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है। और जितने भी टर्म होगा उसको मैं लेंथ ऑफ द सीक्वेंस बोल सकता हूं। ठीक है ना, नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीक्वेंस इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ द सीक्वेंस। जिसको अपन जैसे एक सीक्वेंस में आपको बताता हूं, जैसे 2 हो गया, उसके बाद में 4 लिख रहा हूं, उसके बाद में 6 लिख रहा हूं, उसके बाद में 8 लिख रहा हूं, उसके बाद में 10 लिख रहा हूं, उसके बाद में 12 लिख रहा हूं, 14 लिख रहा हूं, एंड सो ऑन चलता जा रहा है। तो ये क्या है, ये सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स है। ठीक है ना, जिसको मैं ट्वाइस n के फॉर्मेट में लिख सकता हूं। ठीक है ना, तो ये इवन नेचुरल नंबर्स का सीक्वेंस है। ठीक है, तो सीक्वेंस में मैं बीच में कोई प्लस इंटू ये सब नहीं लगाऊंगा। सीक्वेंस हमेशा हम कॉमा देकर के सेपरेट करके लिखते हैं, और ये सारे के सारे एक एक टर्म ऑफ द सीक्वेंस कहलाएगा। और अगर ये डॉटेड लाइन चलता जा रहा है इंफिनिटी तक, तब तो ये इनफाइनाइट सीक्वेंस हो जाएगा। बट यहां पे मैंने कुछ लिखा नहीं, तो आप एग्जांपल देकर के लिख दीजिएगा कि अगर ये इंफिनिटी तक चलता है तो ये इनफाइनाइट सीक्वेंस हो जाएगा। बट अगर ये किसी फाइनाइट जगह पे रुक जाता है, जैसे मान लो 100 पे रुक गया, समझ में आ रहा है ना, तब इसको अपन फाइनाइट सीक्वेंस बोलेंगे। तो यहाँ पे कितना नंबर ऑफ टर्म्स हो गया, अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस फाइनाइट होता है तो वो फाइनाइट सीक्वेंस हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस इनफाइनाइट होता है तो वो इनफाइनाइट सीक्वेंस कहलाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है ना, दैट्स इट। वही है आपका लॉजिक, है ना, सीक्वेंस का। अभी जे आपको कुछ इस तरीके से भी घुमा सकता है ना। बोर्ड्स वगैरह में तो सीक्वेंस का क्वेश्चन बेसिकली आपको नहीं मिलेगा, 9th क्लास में दिख जाता है, एक आध एक्सरसाइज दिया हुआ है। ठीक है, बट हकीकत में ऐसे कोई बोर्ड्स में आपको सीक्वेंस का क्वेश्चन नहीं पूछते। बट अगर मैं देखूं तो अच्छे क्वेश्चन सीक्वेंस में भी बनाए जा सकते हैं। ठीक है, जिसको हम रिकरेंस रिलेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, इटरेशन प्रोसेस से आपको रिलेशन को ढूंढना पड़ेगा। ऐसे 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 प्रॉब्लम्स को मैं दूसरे चैप्टर के साथ भी बना सकता हूं। समझ में आ रहा है ना। ठीक है, तो देखते हैं प्योर सीक्वेंस बेस्ड कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं, 2-3 प्रॉब्लम। जैसे वो लोग हो जाएगा तो फिर हम सीरीज पे चले जाएंगे। ठीक है ना, सीरीज तो पूरा चैप्टर में तो वही पढ़ना है आपको, सीरीज। ठीक है ना, चलो तो ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले क्या है क्वेश्चन, बोला एक सीक्वेंस दिया गया है, कंसीडर ए सीक्वेंस। ठीक है, मैंने कंसीडर कर लिया सीक्वेंस। क्या है सीक्वेंस, an² प्लस bn प्लस c, दिस इज योर सीक्वेंस। ठीक है, अभी यहाँ पे a1 a2 a3 दिया हुआ है, मतलब फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस
second term of the sequence, third term of the sequence are given to us and we have to determine the value of the 10th term of the sequence. ठीक है, तो 10th term of the sequence निकालने के लिए सबसे पहले हमें सीक्वेंस तो पता होना चाहिए। अभी आप बोलोगे सर सीक्वेंस तो पता है, बट मैं बोलूंगा ना एबीसी तो अननोन है। जब तक एबीसी पता नहीं चलेगा तब तक तो सीक्वेंस के बारे में कोई आइडिया मिलेगा ही नहीं हमें, और जब तक सीक्वेंस के बारे में कोई आइडिया नहीं लगेगा तो आप A10 या फिर A20 या फिर कुछ भी कैसे निकालोगे? समझ में आ रहा है ना? तो अगर मुझे किसी ना किसी तरीके से एबीसी मिल जाता है तो मैं A10 क्यों, A100, A1000 कुछ भी पूछोगे मैं निकाल सकता हूं। समझ में आ रहा है ना? कुछ भी पूछोगे, ठीक है। तो अभी आपका पूरा पूरा टेंशन आ गया किस चीज के ऊपर, कि कैसे हम एबीसी को निकालें, कैसे हम एबीसी को निकालें। अभी एबीसी को कैसे निकालोगे वो चीज अगर आप सोचने जाते हो तो आप देखोगे कि यहाँ पे आपके पास तीन कंडीशन अवेलेबल है। A1, A2 और A3 का वैल्यू अवेलेबल है। अगर A1, A2 और A3 तीनों का वैल्यू आपके पास अवेलेबल है तो अपन क्या कर सकते हैं, यहां से सॉल्व करके निकाल सकते हैं ना एबीसी। जैसे आप बोलोगे कि सर अगर मेरे पास A1 का वैल्यू 1 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि इस जगह पे n का वैल्यू 1 पुट करो तो ये आ जाएगा a इंटू 1 स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस c बराबर 1। क्लियर है क्या? फिर अपने पास ये दिया हुआ है कि a2 का वैल्यू जो है वो 5 है, तो a2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, एम्प्लाई दे करके a प्लस बी प्लस सी 1 है। ठीक है, फिर इधर आ जाएगा 4a प्लस 2b प्लस c बराबर 5। क्यों, आप समझ रहे हो? A2 का मतलब क्या, n की जगह पे 2 आएगा, पुट कर दो n की जगह पे 2, यही एक्सप्रेशन आएगा और उसका वैल्यू 5 दिया हुआ है तो इक्वल टू 5। समझ आ रहा है? क्लियर है? सिमिलरली थर्ड जो ऑप्शन आपके पास है वो है A3 इज इक्वल टू 11, तो n का वैल्यू 3 पुट कर दो तो ये 9 आ जाएगा प्लस 3b आ जाएगा प्लस c इक्वल टू 11। क्लियर है? यहां तक हमने सिंप्लीफाई तो कर लिया। अभी 2 - 1 कर दो आप। पहले तो किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करो, अदरवाइज सॉल्व कैसे करोगे? 4a माइनस a 3a प्लस b इक्वल टू 4 आ गया, और 3 - 2 कर देते हैं। फिर देखते तो यहाँ पे 5a प्लस b इक्वल टू 6 आ जाएगा। इसको बोल देते इक्वेशन नंबर 4, इसको बोल देते इक्वेशन नंबर 5। अभी 5 से अगर 4 को घटा दिया तो क्या आएगा हमारे पास, 5a माइनस 3ac और 2a इक्वल टू 2। देयरफॉर a का वैल्यू जो यहाँ से जनरेट हो रहा है वो क्या हो रहा है, सिर्फ 1 आ रहा है। क्लियर? समझ आ रहा है ना? a का वैल्यू 1 अगर मिल गया तो 4 वाले इक्वेशन से आप b निकाल सकते हो। समझ में आ रहा है ना? तो b का वैल्यू हो जाएगा 4 माइनस 3 इंटू 1 दैट इज 1 आ जाएगा। और अगर a b दोनों मिल गया तो पहला इक्वेशन से ही आप c का वैल्यू निकाल सकते हो, दैट इज c विल बी 1 माइनस a माइनस b दैट इज 1 माइनस 1 माइनस 1 जो कि माइनस 1 आ जाएगा। तो ये एबीसी अगर तीनों मिल गया तो आपको जो ओरिजिनल सीक्वेंस है वो आपको मिल चुका है। क्या हो जाएगा, a इंटू एन स्क्वायर प्लस बी इंटू एन, सी का वैल्यू -1 है तो ये -1 आ गया। तो दिस इज योर सीक्वेंस। अभी आपको बोला है a10 निकालने, तो n का वैल्यू 10 पुट कर दो तो ये 10 स्क्वायर प्लस 10 माइनस 1 हो गया, दैट इज 109 आ गया। यहाँ पे a10 ना पूछ करके अगर मैं कुछ भी आपको पूछता तो आप निकाल सकते थे। ठीक है ना? तो वही फंडा है कि अगर आपको ओरिजिनल सीक्वेंस मिल जाता है तो आप बाकी कोई भी वैल्यू उस पर्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर पे निकाल सकते हो। क्लियर? समझ आ रहा है ना? तो ये एक प्रॉब्लम, आराम से करो, प्रॉब्लम को आराम से सोचो, ध्यान से सोचो, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है? और फिर जब वो सारे जो भी चीज आप सीखोगे थ्रू आउट द लेक्चर 6 और 7, ठीक है, मतलब 6, 7 तक, वो सारी चीज जब आप शीट में जाकर का अप्लाई करोगे एक साथ। इसीलिए मैं अभी क्लास में जब अगर शायद आपको पढ़ाता तो एक क्लास पढ़ाता, उसके बाद उस क्लास के आधारित जितना चीज पढ़ाता तो मैं उसके बेसिस पे होमवर्क देता। बट अभी तो ऐसे पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो क्या कर रहा हूं कि एक साथ पढ़ा रहा हूं। ठीक है ना? तो इसका भी एक बेनिफिट है, हर चीज को पॉजिटिव साइड से देखना है। इसका भी एक बेनिफिट है कि नहीं, अपन एक साथ सारी चीज पहले पढ़ रहे, सीखने का टाइम है, सीख रहे, फिर एक साथ रिवाइज करेंगे, रिवाइज करने के बाद टेस्टिंग होगा। समझ में आ रहा है ना? तो तब पहले जो मैं एक क्लास पढ़ाता था, ऑब्वियसली पहले नहीं, अभी अगर लॉकडाउन खत्म हो गया तो अभी भी ऐसे ही पढ़ाएंगे। ठीक है ना? तो हर क्लास का अपना अपना होमवर्क होता है जहां तक पढ़ाया। तो बट इसका भी एक बेनिफिट है, उसका तो अपना अपना बेनिफिट है ही कि जब जो पढ़ रहे हैं वो कंफर्म होता जाता है। बट इसका भी उसको उसके साथ इसको कंपेयर करके ऐसे दुखी मत होना, इसका भी बेनिफिट है बहुत ज्यादा। क्या बेनिफिट है मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक साथ जब 6-7 लेक्चर देखने के बाद पूरा सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ा लिए, अभी तो बस आपने सीखे कि मास्टर आपको जो पढ़ाया उस चीज को आपने अडॉप्ट किए, उसको अपने दिमाग लगाए और अच्छे तरीके से सोचे। इसीलिए बोल रहा हूँ जो पढ़ा रहा हूं उसी को सोचो, कॉपी में नोट करो अच्छे से, बढ़िया से।
फिर तैयार हो गया। फिर जब आप शीट या फिर बुक जो भी है आपका सॉल्व करने बैठोगे तो आपका एक टेस्ट हो जाएगा, नंबर ऑफ टेस्ट इंक्रीज हो गया आपका। समझ में आ रहा है ना? पहले अगर मैं एक पेज पढ़ा करके एक पेज होमवर्क देता तो वो होमवर्क आप टेस्ट की तरह नहीं करते थे, वो आप होमवर्क की तरह ही करते थे, ठीक है ना? भले एक क्वेश्चन आपका सॉल्व ना हो, आप उसमें 50 मिनट देने में आपको डर नहीं लगता था। बट अभी जब आप कंप्लीट पैकेज करोगे एक साथ रिवीजन के बाद, ठीक है, तो वो एक टेस्ट की तरह भी काम करेगा, जिसको आप अगर यूटिलाइज करना चाहते हो अच्छे डायरेक्शन में तो बहुत फायदा उठा सकते हो इस जगह से। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है हमें, A1 A2 दिया हुआ है और एक सीक्वेंस दिया हुआ है ना? उनको रेकरेंस रिलेशन भी बोलते हैं, हम सीक्वेंस भी बोलते हैं, ठीक है ना? एक सीक्वेंस का रिलेशन दिया हुआ है an इक्वल टू an-1 प्लस an-2, ठीक है? an इज इक्वल टू an-1 प्लस an-2, है ना? प्रीवियस टर्म को यूज करके अगला वाला टर्म को डिनोट किया, है ना? ऐसे रिलेशन को हम रेकरेंस रिलेशन के नाम से भी जानते हैं। समझ में आ रहा है ना? क्लियर? ठीक है, और यहां पे हम सीक्वेंस बोल के काम चला सकते। ये हमारा गिवन सीक्वेंस है और n इज ग्रेटर देन 2 यहां पे कंडीशन है। फर्स्ट दो टर्म का डाटा आपको दिया हुआ है, a1 a2 जो है वो 1 दिया हुआ है और आपको पूछा है an+1 डिवाइडेड बाई an फाइंड करो फॉर n इक्वल टू 5। मतलब हमें क्या निकालना है, a5+1 डिवाइडेड बाई a5 निकालना है। फॉर n इक्वल टू 5 बोल दिया ना, दैट इज a6 बाई a5 निकालना है, ये हमें चाहिए। तो कैसे सोचेंगे प्रॉब्लम को, अगर मुझे a6 और a5 निकालना है, ऑब्वियसली दोनों का अगर रेशियो निकालना है तो दोनों को तो निकालना पड़ेगा, अदरवाइज कैसे उन दोनों का रेशियो निकालोगे? समझ में आ रहा है? तो a6 बाई a5 का अगर आपको रेशियो चाहिए और आपके पास गिवन इंफॉर्मेशन है सिर्फ a1 और a2 का, तो कुछ ना कुछ करके तो आप निकाल a1 और a2 से आप a5 और a6 तक पहुंचने का तो कोशिश करोगे ना। तो उसके लिए सबसे पहले आपका जो फेवरेबल ट्रायल होगा वो क्या है कि सर आप बोलोगे कि सर इस रिलेशन को यूज करो ना, इसका क्या काम है यहाँ पे, ठीक है? कि सर आपको a1 a2 के बाद आपको a5 चाहिए, तो a5 से मतलब है तो n का वैल्यू 5 पुट कर दो ना। n का वैल्यू जब 5 पुट करोगे तो देखोगे यहाँ पे 4 आ रहा है और यहाँ पे 3 आ रहा है। तो a3 और a4 का तो वैल्यू नहीं जानते हो आप, तो वापस आप फंस जाओगे। फिर आप समझ गए, अच्छा मतलब यहाँ पे a3 a4 जब तक नहीं मिलेगा तब तक a5 नहीं आएगा, a6 नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? तो तुरंत आप गए किसके पास, a3 के पास। तो a3 के पास जब भी आप जाओगे तो n का वैल्यू 3 डालोगे तो यहाँ पे 2 और 1 मिलेगा। तो आप समझ गए, अच्छा ये काम यहाँ पे ये चल रहा है कि a3 a1 और a2 के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसलिए इन दोनों का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है ना? इसको बोलते हैं इटरेशन प्रोसेस, ठीक है? एक एक वैल्यू पुट करके कंटिन्यूअसली निकालना है। समझ में आ रहा है ना? तो देखो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसी रिकरेंस रिलेशन में मैं n का वैल्यू 3 पुट कर देता हूं, बिकॉज n इज ग्रेटर देन 2 तो 3 पुट किया जा सकता है। तो a3 का वैल्यू आ जाएगा a2 प्लस a1 जो कि 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। फिर मैं n का वैल्यू यहाँ पे 4 डाल देता हूं, तो ये क्या आ जाएगा, a4 आ जाएगा। a4 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 माइनस 1 3 प्लस 4 माइनस 2 2, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 1 दैट इज 3 हो गया। समझ में आ रहा है? फिर n का वैल्यू मैं 5 डाल देता हूं, तो ये a5 मेरे को मिल जाएगा, अभी a4 प्लस a3 आएगा, a4 a3 दोनों के दोनों ऊपर निकाल चुके तो ये 5 आ जाएगा। फिर मैं n का वैल्यू 6 डाल देता हूं, तो ये आ जाएगा a6 हो जाएगा आपका a5 प्लस a4 दैट इज ये हो जाएगा आपका a5 प्लस a4 अगर हो गया तो a5 है 5 प्लस a4 है 3 दैट इज ये 8 हो गया। क्लियर है मेरी बात? समझ में आया ना? तो अभी आपको a6 बाई a5 चाहिए, मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8/5 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? सिंपल सा टेक्निक था, है ना, इटरेशन प्रोसेस। तो अभी देखो, अभी अगर मैं इसी प्रोफाइल में आपको ज्यादा, पहले जैसे कुछ भी पहले पूछ सकता था पहले वाले क्वेश्चन में, अभी मैं कुछ भी नहीं पूछ सकता हूँ। यहाँ पे मैं आपको बोल सकता हूँ क्या कि a600 बाई a500 निकालो, नहीं, आप करते करते थक जाओगे ना, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है ना, ऐसे ही वैल्यू पुट कर करके करना पड़ेगा, ठीक है? तो a600 बाई a500 तो बहुत बड़ा हो जाएगा, पेपर की टाइमिंग खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो इतना बड़ा नहीं पूछ सकते, ज्यादा से ज्यादा 10 तक अपन जा सकते हैं, ठीक है? तो प्रॉब्लम देख करके समझ में आता है कि उसका रेंज क्या है, उसका जोन क्या है, ठीक है ना? किस जोन में वो हमें टेस्ट कर सकता है, ठीक है? क्लियर? ये हो गया एक प्रॉब्लम। लास्ट वाला प्रॉब्लम करते हैं, और ये एक अच्छा प्रॉब्लम मैंने पिक किया है, ठीक है? ऐसे प्रॉब्लम्स आपको IIT-JEE एडवांस बिल्कुल पूछ सकता है और परेशान कर सकता है, ठीक है? तो अभी तक तो उन्होंने ऐसा कोई पैटर्न डाला नहीं है, बट फिर भी कर लेते हैं, तो करने के बाद और क्लियर होगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है? मल्टीपल इंफॉर्मेशन दे करके एक गंदा सीक्वेंस का क्वेश्चन बना के दिया है आपको, ठीक है? तो ध्यान से देखो प्रॉपरली। पहले प्रॉब्लम को
इंटरप्रेट करते हैं कि साला दिया क्या है, पूछ क्या रहा है, समझ में आ रहा है ना। पहले वो चीज समझते हैं, फिर सोचेंगे कि अच्छा ये पूछ रहा है तो यहां तक पहुंचे कैसे, नहीं फिर तरीके पे सोचेंगे, अपना आप मेथड जनरेट हो जाएगा। A sequence of integers satisfies the relation an+2 बराबर an+1 माइनस a। तो an+2 जो है वो क्या दिया है, वो दिया है an+1 माइनस an। क्लियर? Where your n is greater than equal to 1, बिल्कुल सही। n जो है वो 1 से बड़ा या फिर उसके इक्वल है। अच्छा, सम ऑफ, डाटा देखना, इंफॉर्मेशन देखना, सम ऑफ फर्स्ट एस 999 टर्म इज 1003। मतलब इस सीक्वेंस का जो पहला 999 टर्म्स है उन सब का समेशन है 1003, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूं एस 999 इज इक्वल टू 1003। अभी देखना बच्चे, देयर इज अ बेसिक डिफरेंस, बेसिक मतलब बहुत बड़ा अंतर है A999 और S999 के बीच में, है ना। या फिर इसको कोई कोई T999 भी लिख देता है ना। ये सब नोटेशन ध्यान से समझना। 999 टर्म A या फिर T के सफिक्स में अगर लिखा गया उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है एग्जैक्टली उस टर्म का बात चल रहा है, एग्जैक्टली उस टर्म का। मैं आपको दूसरे और छोटे एग्जांपल से समझाता। A9 और S9 के बीच का, A9 का मतलब है एग्जैक्टली 9th टर्म ऑफ द सीक्वेंस का बात चल रहा है। अगर मैं एक सीक्वेंस ऐसे लिख देता हूं 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन जाकर के मान लो 18 20 ऐसे अगर लिख देता हूं, तो ये जो 18 होगा वो इस सीक्वेंस का 9th टर्म होगा ना। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो 18 जो है वो इस सीक्वेंस का 9th टर्म है, जिसको मैं A9 या फिर T9 से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। समझ में आ रहा है ना। बट अगर मैं S9 का बात करूं तो S9 का मतलब है कि सम ऑफ ऑल द टर्म्स अप टू 9th टर्म। सम ऑफ ऑल द टर्म्स, S मतलब समेशन, सम ऑफ ऑल द टर्म्स अप टू 9th टर्म, दैट इज 2 + 4 + 6 + 8 अप टू 18 तक सारे टर्म्स के समेशन, दैट इज A1 + A2 + A3 + A4 ... अप टू A9। ठीक है ना। 9th टर्म तक सारे टर्म्स के समेशन, ये फर्स्ट टर्म हो गया, सेकंड टर्म हो गया, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म एंड सो ऑन 9th टर्म तक जाना है। क्लियर है, समझ आ रहा है ना। तो ये बेसिक अंतर है जो आपको समझ में आना चाहिए। यहां पे बोला है सम ऑफ फर्स्ट 999 टर्म्स, फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 999 टर्म्स इज 1003, है ना। सम ऑफ फर्स्ट 999 टर्म्स इज 1003। क्लियर है क्या मेरी बात, समझ में आ रहा है ना। चलो, तो सम ऑफ फर्स्ट 999 टर्म्स इज 1003 दिया हुआ है, एंड सम ऑफ फर्स्ट 1003 टर्म्स, अरे बाप रे, सम ऑफ फर्स्ट 1003 टर्म्स इज -999। मतलब आप सोच रहे हो कि अगर 999 टर्म्स तक, पहला टर्म से 999 टर्म्स तक समेशन करने के बाद मेरे को मिलता है 1003, और उसके बाद एग्जैक्टली और 4 टर्म अगर मैं ऐड कर देता हूं तो मैं आंसर इतना बड़ा नेगेटिव में चला जाता है। मतलब वो 4 टर्म जो होगा वो वाकई कितना बड़ा नेगेटिव टर्म होगा, तभी तो ये इतना बड़ा पॉजिटिव को डोमिनेट करके इतना बड़ा नेगेटिव आ गया, अदरवाइज कैसे होगा। समझ में आ रहा है ना। चलो, तो ये तो हमारा ऐसे ही मैंने डिस्कस किया, ये ऐसा नहीं कि हमारा क्वेश्चन में हमें कोई हेल्प करने वाला है। ठीक है, बस जस्ट विजुलाइज करा। अभी बोलता है कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 2002 टर्म्स। ये दोनों डाटा आपको देके वो लोग आपसे ये पूछना चाहते हैं कि व्हाट इज सम ऑफ फर्स्ट 2002 टर्म्स। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अच्छा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो सोचेंगे कैसे। इंफॉर्मेशन एक ही है, ये दोनों इंफॉर्मेशन तो है ही, उसके अलावा मेरे पास क्या दिया हुआ है, रिकरेंस रिलेशन दिया हुआ है। क्या सोचेंगे, क्या सोच सकते हैं, ध्यान से सोचो। एक बार पॉज करके प्रॉब्लम को 2 मिनट ट्राई करके देखो, शायद कुछ आपको ऐसा मिल जाए, शायद आपको ऐसा कुछ मिल जाए। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, जब भी आप देखोगे ना दोस्त, जब भी आप इतना बड़ा बड़ा टर्म तक का समीशन आपको पूछा जाएगा, आप समझ जाना कि ये प्रॉब्लम साइक्लिसिटी बेस्ड प्रॉब्लम होता है। अभी व्हाट इज साइक्लिसिटी, साइकिल क्या होता है। साइकिल ये होता है कि ऐसा कुछ हो जाएगा कि पहला 10 या फिर 15 टर्म का समीशन जो है वो कुछ 0 टाइप का आ जाएगा या फिर कोई कांस्टेंट टाइप का आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो पहला मान लो, पहला इतना टर्म का समेशन मेरे को मतलब ऐसा कोई सीन बन जाएगा। साइक्लिसिटी का मतलब मैं आपको बताता हूं कि जैसे मान लो फर्स्ट टर्म से 10th टर्म तक सबका समेशन मिल गया आपको 10। ठीक है,
मतलब फर्स्ट 10 टर्म्स का समेशन मिल गया 10। फर्स्ट 10 टर्म्स भी नहीं, यहां से ये इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा कि कंसेक्यूटिव 10 टर्म्स का समेशन 10 है, हर कंसेक्यूटिव टर्म्स का। तो अभी फर्स्ट 10 टर्म्स अगर देखे तो 10 आएगा, नेक्स्ट 10 टर्म अगर देखा तो 10 आएगा, नेक्स्ट 10 टर्म अगर देखा तो 10 आएगा। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है? ऐसा आपको कोई इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, इसको साइक्लिसिटी बोलते हैं। साइकिल रिपीट हो रहा है, साइकिल रिपीट हो रहा है बार बार। तो उधर से अपने को क्या मिलेगा, S2002। इसका मतलब क्या है, S2002। अभी 2002 को अगर मैं 10 से डिवाइड करता हूं तो देखो आप 200 मिल जाएगा। मतलब ये जो साइकिल है वो 200 बार रिपीट होगा। समझ में आ रहा है? ये जो साइकिल है वो 200 बार रिपीट होगा। ये साइकिल टोटल 200 बार रिपीट होगा, क्योंकि यहां पे साइकिल का लेंथ कितना है, 10 है। उसी लेंथ से आप 2002 को डिवाइड मारो तो 200 मिलेगा, और रिमाइंडर में बचा रहेगा +2, दैट इज फर्स्ट 2 टर्म्स, और एक्स्ट्रा A1 + A2 आ जाएगा। दैट इज 200 ब्रैकेट खत्म होने के बाद हर एक ब्रैकेट का आंसर है 10। तो ये 200 ब्रैकेट का आंसर अगर 10 हो गया तो ये 200 × 10 2000 तो आ जाएगा, और उसके बाद +2 के लिए 2 टर्म बचा रहेगा A1 + A6। जस्ट इस टाइप का कोई चीज होगा, ठीक है? दिस इज साइक्लिसिटी। जब भी आपको इतने बड़े बड़े समेशन निकालने के लिए बोला जाएगा, विदाउट एनी डाटा, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, सीरीज का कोई इंफॉर्मेशन है ही, सिर्फ सीक्वेंस दे रखा है, ठीक है? तो ये साइक्लिसिटी पे अगर आपको सोचना है तो आप क्या सोचोगे कि शायद यहां पे कुछ पर्टिकुलर टर्म्स का समेशन ऐसा कुछ कांस्टेंट या फिर कुछ टाइप का बन रहा होगा। मतलब हमें इस रिलेशन के ऊपर वर्क करना होगा, तभी जाकर के हमें कुछ ना कुछ आइडिया यहां से लग सकता है। तो चलिए वर्क करना शुरू करते हैं इसके ऊपर। an+2 का वैल्यू दिया हुआ है, समझ में आ रहा है? अभी an+3 पे सोचते हैं। an+3 मतलब n के जगह पे आप क्या पुट कर रहे हो, n+1 पुट कर रहे हो। तो ये an+3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, an+2 माइनस an+1। क्लियर? फिर n के जगह पे अगर मैं n+2 पुट करता हूं तो ये an+4 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा an+2 माइनस an+1। क्लियर? समझ आ रहा है मेरी बात? सॉरी n की जगह पे n+1 पुट करूंगा तो ये n+3 आएगा, n की जगह पे n+2 पुट करेंगे तो ये n+3 आएगा, ये n+2 होगा। समझ में आ रहा है? फिर n के जगह पे मान लो n+3, ऐसे करते करते कहां तक जाए तो जाए कहां तक, ये भी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है ना, जाए तो जाए कहां तक, ये n+3 आ गया, ठीक है ना? तो देखो अगर मैं सबको ऐड करते जाऊंगा, सम ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स का मुझे कोई कांसेप्ट चाहिए तो साइक्लिसिटी वही होता है, तो सबको ऐड करना होगा। तो अगर मैं ऐड करूंगा तो ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, इधर ये बच जाएगा, फिर ये इसके साथ कैंसिल होगा और ये इधर ये बन जाएगा, an+4 बच जाएगा। वो तो आप बोल सकते थे सर यहां पे भी रोक सकते थे प्रॉब्लम को, ठीक है ना? तब इधर an+3 बच जाता और इधर an बन जाता, क्या फायदा हुआ आपका, ठीक है? तो देखो अभी हुआ क्या, यहां पे हुआ क्या है, अगर मैं एक बार मन ही मन में करूं, अगर आप इन सबको जोड़ते गए, अब अगर आप इन सबको जोड़ते गए तो यहाँ पे ये an बचेगा और इधर an+4 बचेगा, बाकी सबके सब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? तो an+4 माइनस an, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, an+4 को an+3 माइनस an+2 लिख सकता हूँ, ठीक है ना? फिर an+2 को an+3 को मैं an+2 माइनस an+1 लिख सकता हूँ। ऐसे ही तो आएगा ना, ऐसे ही आएगा। एक बार रफ में करके देखते कि आ क्या रहा है। इसको मैं an+3 माइनस an+2 लिख सकता हूँ, माइनस an तो रहेगा। an+3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, an+2 माइनस an+1। मेहनती सवाल है, करना पड़ेगा, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है इसका सॉल्यूशन तक पहुंचने का, ठीक है? तो यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो गया और ये बच गया an+1 माइनस an। तो यहाँ से माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो ये an+2 बच जाएगा। तो an+2 बच रहा है, अभी तो मेरा कोई फायदा हो नहीं रहा है ना, मेरे को तो कोई आंसर कांस्टेंट टाइप का चाहिए था। अगर ये एक सीक्वेंस टर्म बच गया तो मेरे को क्या फायदा हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। तो इन सब का समेशन करके कोई फायदा नहीं हुआ, उसका मतलब आगे जाना पड़ेगा, आगे जाना पड़ेगा। तो एक और टर्म लिखो, लिख करके वापस जोड़ो। उस वक्त अगर आंसर कांस्टेंट मिल जाता है तो ठीक बात है, अगर नहीं मिलता है तो और आगे जाना पड़ेगा, ठीक है ना? तो जनरली ये 10 तक के अंदर आपको साइकिल जो है वो मिल जाता है। एकदम बहुत क्रिटिकल प्रॉब्लम है, आपसे बहुत कैलकुलेशन कराने का मन है, तभी जाकर के बोलो कि इतना डीप में जा सकते हैं 10 तक। अदरवाइज तो जनरली मैं देखा जितना भी साइक्लिसिटी बेस्ड प्रॉब्लम होता है 5 तक लगभग निपट जाता है, ठीक है? बट यहाँ पे 5 तक नहीं निकल रहा है तो मैं आगे जाना पड़ेगा मुझे, है ना? 10 तक करूंगा, उससे बाद नहीं करूंगा, अगर नहीं होता है छोड़ दूंगा। फिर मैं n की जगह पे n+4 लाता हूं,
अगर n+4 लाऊंगा तो यहाँ पे n+6 आएगा, यहाँ पे an+5 आएगा और यहाँ पे an+4 आ जाएगा। तो अभी जोड़ के देखो सबको, an+2, an+3, an+4 प्लस an+5 प्लस an+6 कितना आएगा? ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, इधर an+5 बच गया और इधर an बच गया। an+5 को क्या लिख सकते हो? an+4 माइनस an+3 माइनस an+4 को क्या लिख सकते हैं? ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, an+3 माइनस an+2 माइनस an+3 माइनस an, ये दोनों तो कैंसिल हो गया। अभी माइनस an+2 को क्या लिख सकता हूं? माइनस an+1 प्लस an माइनस an, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे माइनस an+1 बच गया, इसको इधर लेकर के आ जाओ, आपको साइकिल दिख जाएगा, साइकिल आपको दिख जाएगा। ये देखो, फर्स्ट 6 कंसेक्यूटिव टर्म्स का समेशन आपको 0 दिख रहा है। आप बोलोगे सर पहले वाले भी तो यहाँ पे माइनस an+2 बच रहा था, तो आप इसको उधर क्यों नहीं लेके आए? लेके आओ ना, उधर अगर लेके आते तो यहाँ पे ट्वाइस an+2 बन जाता, तो कुछ फायदा होता। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कहीं पे 2 नहीं है, तो इरेगुलर है ना, कोई साइकिल बनता ही नहीं। बट यहाँ पे देखो क्लियरली साइकिल बन रहा है, गारंटेड है साइकिल बनेगा ही बनेगा कहीं। तो ये साइकिल बन रहा है ना, तो समेशन ऑफ 6 टर्म जो है वो 0 मिल रहा है। कौन सा 6 टर्म? क्या सिर्फ फर्स्ट 6 टर्म? नहीं, कोई भी कंसेक्यूटिव 6 टर्म का समेशन 0 मिल रहा है, कोई भी कंसेक्यूटिव 6 टर्म। अगर आप n का वैल्यू 2 से स्टार्ट करते हो तो a3, a4, a5, a6, a7, a8, 2 से लेकर के 8 तक का समेशन 0 मिलेगा। अगर आप n का वैल्यू 0 से स्टार्ट करते हो तो 1 से 6 तक, फिर अगर आप n का वैल्यू 6 से स्टार्ट करोगे तो देखोगे a7 से a12 तक। देखो ना कितना इंफॉर्मेशन, अच्छा इंफॉर्मेशन मिल रहा है। अगर मैं n का वैल्यू 0 पुट कर देता हूं इस रिलेशन में तो a1 से a6 तक सबका समेशन 0। फिर अगर मैं n का वैल्यू 6 पुट कर देता हूं तो a7 से लेकर के a12 तक सबका समेशन 0। फिर अगर n का वैल्यू 3 पुट करते तो a13 से a18 तक सबका समेशन 0। तो ऐसे 666 का पैकेट बनता जा रहा है ना, जिस पैकेट के अंदर सारे टर्म्स का समेशन 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये हुआ सबसे पहला इंफॉर्मेशन जो हमें ढूंढ करके निकालना, साइकिल बेस्ड इंफॉर्मेशन। इसीलिए ये सब प्रॉब्लम इतना डिफिकल्ट हो जाता है। चैप्टर की शुरुआत में मेरे को कराना पड़ रहा है क्योंकि टॉपिक ही ये सीक्वेंस है ना। अभी सीक्वेंस से सीरीज शुरू हो रहा है, पहले मैं एपीजीपी एचपी पढ़ा करके आखिर में जाकर के ये सब पढ़ाऊं क्या, है ना? वो मेरा फिक्र तो है नहीं, ठीक है, तो इसीलिए पढ़ा रहा हूं। एक टफ प्रॉब्लम आ गया बीच में तो करो, क्या दिक्कत है। तो ये हमें सबसे पहले इंफॉर्मेशन मिला कि सम ऑफ 6 कंसेक्यूटिव टर्म्स जो है वो 0 मिल गया। हमें कोई कांस्टेंट चाहिए था, 0 से कोई मतलब नहीं था, कांस्टेंट चाहिए था बट कांस्टेंट नहीं आया, 0 आ गया, ठीक है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं और अच्छा ही हुआ, ठीक है ना। ये पहले आप पॉज करके नोट कर लो कि ये हमारा पहला इंफॉर्मेशन था। अभी हम यहाँ पे क्या करें, अभी भी कहानी बहुत बाकी है। अभी देखते हैं आगे इन दोनों डाटा से हम क्या निकाल पाते हैं, क्योंकि साइकिल तो मिल चुका है। सम ऑफ 6 कंसेक्यूटिव टर्म्स अगर 0 है तो साइकिल का लेंथ तो 6 हो गया। अभी 6 से सबको डिवाइड मारेंगे। देखो S999 का वैल्यू दे रखा है 1003। अभी ये 999, इसको 6 से मारो डिवाइड, आप 6 से डिवाइड मारो, कितना आ रहा है? 19 बच रहा है ना, 19 बच रहा है, तो यहां पे कितना आ रहा है? 18, रिमाइंडर 1 बच रहा है। मतलब इस S99 को मैं S6 into 163 plus 1 ऐसे लिख सकता हूं, इक्वल टू 1003। मतलब आप क्या समझोगे सर कि 6 का जो पैकेट है, ऐसा कितना पैकेट मिल रहा है? 133 पैकेट मिल रहा है। तो 133 पैकेट मिलने के बाद भी तो अगला एक और पैकेट आएगा ना, 134th पैकेट जो होगा, बट उसमें तो प्लस में सिर्फ 1 है। मतलब उस ब्रैकेट का सिर्फ कितना टर्म आएगा? एक टर्म आएगा, और एक टर्म ऑब्वियसली कौन सा होगा? पहला टर्म ही आएगा। पहला ना होकर के आखिरी टर्म आ जाएगा क्या? ऐसे भूत थोड़ी ना कि ये गायब हो गया, बीच में से 5 टर्म और 6th टर्म आपको मिल जाएगा, नहीं ना। 133rd पैकेट जब खत्म होगा तब उसके बाद जो नेक्स्ट पैकेट का जो, अगर यहाँ पे +3 आता तो A1 प्लस A2 प्लस A3 लेता मैं, बट एज यहाँ पे सिर्फ 1 है तो यहाँ पे सिर्फ A1 आएगा। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? 0, क्योंकि 6 पैकेट का समेशन क्या हो जाएगा? 0। तो ये कितना 0 आएगा? 133rd 0 आएगा, और उसके बाद एक टर्म बचेगा जो कि आपका फर्स्ट टर्म होगा। अगर यहाँ पे +3 बचता रिमाइंडर तो क्या होता? A1 प्लस A2 प्लस A3। अगर यहाँ पे +5 बचता तो क्या होता? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 तक होगा।
और 6 तो होगा नहीं, क्योंकि 6 अगर होगा तो डिविजिबल हो जाएगा, 6 इंटू 134 हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 1003। तो ये तो पूरा पूरा 0 हो गया, मतलब यहां से आपको फर्स्ट टर्म मिल गया 1003। फर्स्ट टर्म 100 मतलब क्या, फर्स्ट टर्म को पहला टर्म ऑफ द सीक्वेंस, एकदम फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस क्या मिल गया 1003। आगे चलते, ये डाटा देखते हैं, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है 1003 का समीशन -99। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, इसको अपन लोग कैसे लिख सकते हैं भाई, 6 इंटू 133 प्लस 4 हो जाएगा, 4 ही तो हो जाएगा भाई, 4 ही तो डिफरेंस है, ये 5 आएगा। $998 ना, प्लस 5 आएगा ना, 6 से जो डिवाइड मारेंगे प्लस 5 आएगा, 1 40 36 43 1 आएगा, दिख रहा है, ठीक है, चल रहा है 40 43, ये क्या हुआ है, यहां पे मैंने गलत क्या किया, दोनों जगह पे 1 बच रहा है रिमाइंडर, ये क्या है, 6 40 36 43 1 बच रहा है दोनों जगह पे रिमाइंडर, ये कैसे हो सकता है, समझ नहीं आ रहा है यार मुझे, ये कैसे पॉसिबल है। ये कैसे पॉसिबल है यार, ओहो 9 से 6 जाएगा तो 3 आएगा, हम कर क्या रहे हैं, 66 आएगा, ये 39 बचेगा, वापस 6 आएगा, ये 3 बचेगा, 3 बचेगा, मतलब यहाँ पे क्या बच जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 बच जाएगा। अरे यार, तो ये कितना आएगा, फर्स्ट 3 टर्म का समेशन मिल गया ना 1003। चलो, तो यहाँ पे बच जाएगा आपका 1, तो 16 इंटू 137 प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू -999, मतलब बाकी सब तो 0, 137 पैकेट का आंसर 0 मिल गया, और इधर S1 दैट इज सिर्फ A1 बाकी रहेगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है पक्का, ये दोनों डाटा मिल चुका है अपने को, अभी अपने को निकालना क्या है, S2002, तो 6 से डिवाइड मारो इसको 2002 को, तो ये बच जाएगा आपका यहाँ पे 4 बच जाएगा रिमाइंडर, है ना, तो ये अल्टीमेटली S4 ही आएगा, S4 मतलब आपका 4 टर्म का समेशन बचेगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 ऐसे बच जाएगा। ठीक है, अभी जरा ध्यान से देखना, अभी यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या होंगे, बोलेंगे सर A1 प्लस A2 प्लस A3 का तो समेशन पता है, बट A4 तो पता ही नहीं है, A4 अपन कैसे निकाले, A4 अपन कैसे निकाले, उसका तो जगह बना करके दो, A4 तो निकालना नहीं आता है ना सर। तो मैं आपको एक सलाह दे सकता हूं, A4 अपन कैसे निकालेंगे, यहां से एक काम कर सकते हो, नहीं क्या काम, क्या काम बोलो, F4 आप यहां से निकाल सकते हो क्या, अगर n का वैल्यू 2 डालूंगा तो ये A3 माइनस A2 आएगा, यहां से निकाल सकते हैं ना, n का वैल्यू पहले आप 0 डाल दो, मान लो ओहो n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो n का वैल्यू 1 डालना पड़ेगा, तो A3 इक्वल टू आ जाएगा A2 माइनस A1, ठीक है, फिर A4 का वैल्यू हो जाएगा A3 माइनस A2, तो A3 कितना है, A2 माइनस A1 माइनस A2, दैट इज A4 का आंसर आ जाएगा -A1। ठीक है ना, तो यहाँ से जैसे इन प्रॉब्लम्स में हम कर रहे थे रिकरेंस रिलेशन यूज करके, बस अभी छोटा सा वैल्यू चाहिए A4, तो ये आराम से यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, तो आराम से अगर A4 का वैल्यू -A1 आ गया,
तो ये A1 प्लस A2 प्लस A3 माइनस A1। अभी बहुत उल्लू बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ से इन दोनों को कैंसिल करके भी सोचते रहते अच्छा A2 प्लस A3 कैसे निकालेंगे, अरे दोनों का वैल्यू तो डायरेक्टली दिया हुआ है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, सम ऑफ फर्स्ट थर्ड टर्म्स दैट इज S3। ये इस इंफॉर्मेशन को मैं S3 भी लिख सकता हूं ना, और इस इंफॉर्मेशन को मैं S1 भी लिख सकता हूं। सम ऑफ फर्स्ट टर्म, एक ही टर्म है तो फर्स्ट टर्म का समीशन, यहाँ पे 3 टर्म है, सम फर्स्ट 3 टर्म्स प्रेजेंट है तो सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, ठीक है ना। तो इसको अपन S3 माइनस S1 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, बस नोटेशन बताते जा रहा हूं ताकि आप आगे कभी भी आ जाए तो कंफ्यूज ना हो, है ना। अभी ये जोड़ देना, जोड़ के देख लेना आंसर कितना आता है। समझ आ रहा है मेरी बात, क्लियर है ना। तो ये है आपका प्रॉब्लम, जो काफी अच्छा प्रॉब्लम है ना। और बिल्कुल आपको इस तरीके का प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना चाहिए, प्रैक्टिस करोगे तभी जाकर के आपसे बनेगा सवाल, ठीक है, क्लियर है। तो चलो अभी हमारा अगला पार्ट जो है सीरीज वाला पार्ट वो शुरू करते हैं। तो चलिए अभी हमारा सीक्वेंस का अगला सेक्शन जो है वो देख लेते हैं डिटेल में। उसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो आपका मेन पार्ट है सीरीज। बेसिकली मैंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जितने भी थ्योरी पोर्शन है वो सारे अभी लिख दिया है। अभी मैं डिटेल में इनको प्रूफ्स और एक्सप्लेन भी करूंगा, तो ऐसा नहीं कि आप ये पूरा पॉज करके ये जो भी लिखा हुआ है वो कॉपी में छाप दो। जब जो मैं पढ़ाता जा रहा हूँ, जब जो समझाता जा रहा हूँ, उस वक्त वो पॉज करके अच्छे से डिटेल में लिख कर रखो, वो चीज खत्म होने वाला। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। अदरवाइज अगर पूरा लिख दोगे फिर उसके बाद जाकर के ये सब का प्रूफ लिखोगे तो बड़ा सा इरेगुलर बना हुआ रहेगा आपका कॉपी में, ठीक है ना। चलो सीरीज क्या होता है देख लेते हैं। बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग द टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस वी गेट एन एक्सप्रेशन व्हिच इज कॉल्ड अ सीरीज, ठीक है। तो सीक्वेंस का टर्म को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, जो आपको एक्सप्रेशन मिलता जाए उसको अपन सीरीज बोलेंगे। जैसे कोई सीक्वेंस है हमारे पास, जैसे 2 4 6 8 10 डॉट डॉट, है ना। अभी इन सारे टर्म को अगर मैं कॉमा देकर के डिस्टिंग्विश करता हूं तो वो सीक्वेंस लिखेगा। बट अगर इन सबको मैं ऐड कर देता हूं, ठीक है ना, सबको ऐड करके अगर मैं बनाता हूं तो इसको अपन, इस एक्सप्रेशन को अपन क्या बोलेंगे, एक सीरीज बोलेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है आपका सीरीज और सीक्वेंस के बीच में। आप सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो यहाँ पे, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। चलो तो ये हो गया आपका ऑलवर्ड सीरीज के लिए सारी चीज, सारे डेफिनेशन यही हो गया, ठीक है। कि अपन अगर सीक्वेंस के टर्म्स को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करके कोई एक्सप्रेशन बना रहे हैं तो वो सीरीज कहलाएगा। आगे देखते हैं प्रोग्रेशन क्या होता है। Those sequences whose term follow certain patterns are called progression। प्रोग्रेशन अपन उस सीरीज को बोलते हैं, सारे सीरीज प्रोग्रेशन नहीं होता है। प्रोग्रेशन वही सीरीज होगा जो कोई सर्टेन पैटर्न को फॉलो कर रहा है। समझ आ रहा है क्या, जो कोई सर्टेन पैटर्न को फॉलो कर रहा है उसी को अपन क्या बोलेंगे, प्रोग्रेशन बोलेंगे। समझ में आ रहा है ना, क्लियर। तो प्रोग्रेशन में हमें 3 टाइप ऑफ प्रोग्रेशन बेसिकली पढ़ना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो बेसिकली हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो है वो बोर्ड एग्जाम्स के सिलेबस में नहीं है, बट एज ये आईटी के सिलेबस में है तो हमें ये पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो उतना डिटेल में नहीं है हार्मोनिक प्रोग्रेशन का टॉपिक वगैरह, बट फिर भी लगभग रेलेवेंट है सारी चीज, ठीक है। तो ये 3 प्रोग्रेशन आपको डिटेल में पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कवर करेंगे। आज का लेक्चर पूरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के नाम ही जाएगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर अकॉर्डिंग अपन ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन बातचीत करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या आ रहा है ना। तो देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब क्या कि सर ऐसा कोई प्रोग्रेशन है ना, ऐसा कोई प्रोग्रेशन जहां पे कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होगा ना वो हमेशा कांस्टेंट होगा। समझ में आ रहा है ना, कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो जो डिफरेंस कांस्टेंट होता है तो हर जगह पे वो कांस्टेंट डिफरेंस ही होगा, और उसको अपन कहीं ना कहीं बोलते हैं कॉमन डिफरेंस ऑफ दैट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूं। मैं एक अरिथमेटिक सीक्वेंस लिख रहा हूं, सीरीज नहीं सीक्वेंस लिख रहा हूं, a प्लस डी a प्लस 2d डॉट डॉट डॉट। ये कैसे आया क्या नहीं आया समझेंगे बाद में। तो यहाँ पे देखो सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म अगर करोगे तो क्या मिलेगा, d मिलेगा। थर्ड माइनस सेकंड अगर करोगे तो क्या मिलेगा, a कैंसिल हो जाएगा, 2d से d चला जाएगा तो d मिलेगा। फिर a प्लस 3d आएगा अगला टर्म, 3d से 2d जाएगा तो 3 बचेगा। तो हर 2 कंसेक्यूटिव टर्म, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स मस्ट बी सेम। समझ में आ रहा है। तो डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स मस्ट बी सेम। ऐसा अगर सीन आपको किसी भी सीक्वेंस में मिल गया तो उसको अपन अरिथमेटिक सीक्वेंस बोलेंगे, एंड अकॉर्डिंगली सीरीज का भी वही चीज हो जाएगा।
ठीक है, बस कॉमा हटके तो प्लस माइनस आना है, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो बाद कंसेप्ट दोनों में सेम है, सीक्वेंस हो या सीरीज हो। अरिथमेटिक सीक्वेंस या सीरीज पे हम हमेशा क्या देखेंगे कि कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट है या नहीं। अगर कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस जो है वो अगर कांस्टेंट है तो क्लियरली अपन ये बोल सकते हैं कि वो एक अरिथमेटिक सीक्वेंस होगा ही होगा। क्लियर है, समझ आ रहा है, दैट्स इट, वही आपका मुद्दे का चीज। अभी आगे उसमें ऊपर अपन बहुत सारे बातचीत करेंगे, ध्यान से देखते हैं, है ना। बेसिक फंडा इतना सही है कि अगर किसी सीक्वेंस या फिर सीरीज में कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिस्टेंस अगर आपको सेम मिल गया, सेम मिलता जा रहा है, कंसेक्यूटिव फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड थर्ड फोर्थ फोर्थ फिफ्थ फिफ्थ सिक्स्थ, ये सारे टर्म्स के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट मिलता गया, तब उसको अपन अरिथमेटिक सीक्वेंस या फिर सीरीज बोलेंगे अकॉर्डिंगली। ठीक है, क्लियर, समझ आ रहा है, आगे देखते हैं। तो ये है आपका जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस, ठीक है ना, जनरल फॉर्म। जनरली हम सारे किताब में सारे जगह पे इसी तरीके से अरिथमेटिक सीक्वेंस को एक्सप्रेस किया जाता है। फर्स्ट टर्म, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, ए जो है वो नोटेशन ही यूज हो गया, मान लो ऐसे, ऐसा नहीं कि मैं कोई सिंबल इसके पीछे कोई लॉजिक है कि ए को क्यों फर्स्ट टर्म मानते, किसी ने लिखा था, जब पहला बार लिखा था तो उसने बोल दिया कि ये फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म है, ठीक है। अभी अगर मैं यहाँ पे पी पी प्लस क्यू क्यू लिखता हूँ तो पी फर्स्ट टर्म हो जाएगा, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म का मतलब समझो, नोटेशन पे मत जाओ, ठीक है। ये जो डी है जो ऐड करता हो जा रहा, ए के साथ डी ऐड किया तो ए प्लस डी मिला, सेकंड टर्म मिला, ए प्लस डी के साथ डी ऐड किया तो ए प्लस 2d मिला, थर्ड टर्म मिला, ए प्लस 2d के साथ डी ऐड किया तो ए प्लस 3d मिला, फोर्थ टर्म मिला, समझ में आ रहा है ना। तो ये जो डी जो ऐड होता हुआ जा रहा है, जो कि कांस्टेंट है, हर टर्म के साथ वही ऐड हो रहा है तो अगला टर्म मिल रहा है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स, कांस्टेंट है, उस डी को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना। कॉमन डिफरेंस, दैट इज डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समझ में आ रहा है ना, क्लियर। तो ये कॉमन डिफरेंस। अब ये कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या क्या हो सकता है, उसके पास पॉसिबिलिटी क्या है, वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, वो कोई इमेजिनरी नंबर भी हो सकता है ना। ऐसे हम इमेजिनरी कोई सीक्वेंस आपको पढ़ाते तो नहीं है, हम तो रियल सीक्वेंस के ऊपर बातचीत करते हैं 12th तक, बट हो सकता है डी कैन बी इमेजिनरी, समझ में आ रहा है ना। इमेजिनरी नंबर अगर आपको पता है, जो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव जब आ जाता है तो उसको अपन इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो आप जब पता चलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर में तो हो जाएगा। तो इतना सा याद रखो, डी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अगर डी कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हुआ तो ए के साथ ए प्लस डी कोई पॉजिटिव नंबर ऐड किए तो बढ़ेगा, और प्लस डी किए तो और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा, मतलब अगर डी पॉजिटिव हो गया तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो एक इंक्रीजिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। क्यों बोलते हैं इंक्रीजिंग? बिकॉज नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है ना। नंबर ऑफ टर्म्स का जो मैग्नीट्यूड का बात कर रहा हूं, वैल्यू जो है वो कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है, ठीक है, एज डी इज पॉजिटिव। अगर डी नेगेटिव हो जाता है तो वही चीज घटता जाएगा। 5 से 5 माइनस 2 3 हुआ, 3 से 3 माइनस 2 1 हुआ, 1 से 1 माइनस 2 माइनस 1 हुआ, तो 5 3 1 माइनस 1 ये सब कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता जा रहा है ना। तो दिस इज नोन एज डिक्रीजिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन व्हेन योर डी इज नेगेटिव। और अगर डी 0 होता है तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, समझ में आ रहा है ना, कांस्टेंट रहेगा, तो इसको अपन कांस्टेंट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोल सकते हैं। एंड इफ डी इज योर इमेजिनरी नंबर देन दिस नोन एज इमेजिनरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर है? इसके बारे में बस जानकारी रखो और कुछ नहीं चाहिए। क्लियर? चलो अभी अगर अपन लोग अरिथमेटिक सीरीज के बारे में देखें तो वही सीक्वेंस में जहां पे कॉमा था उस जगह पे अपन प्लस लगाते चलेंगे तो ये अरिथमेटिक सीरीज बन जाएगा। समझ में आ रहा है ना? चलो अभी देखो, ये है मेरा nth टर्म, इसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये है मेरा nth टर्म ऑफ दैट अरिथमेटिक सीरीज। इस अरिथमेटिक सीरीज का n नंबर टर्म जो है वो है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बोले सर आपने कैसे निकाले? देखो मैंने कैसे निकाला। मैंने देखा फर्स्ट टर्म जो है वो क्या है, a है। सेकेंड टर्म जो है वो क्या है, a प्लस डी, 1 इंटू डी बोल सकते हैं इसको। थर्ड टर्म जो है वो क्या है, a प्लस 2 इंटू डी। मतलब अगर मैं यहाँ पे थर्ड टर्म की बात करूं तो यहाँ पे 2 आ रहा है, सेकंड टर्म की बात करूं तो यहाँ पे 1 आ रहा है, फर्स्ट टर्म की बात करूं तो यहाँ पे 0 इंटू डी ऐसे लिख सकते हैं, 0 आ रहा है, ठीक है। तो nth टर्म की अगर बात करूं तो सेम ही पैटर्न फॉलो होगा, बस यहाँ पे एक कम हो जाएगा, दैट इज n माइनस 1 आएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप बोल सकते हो nth टर्म ऑफ एन एफ इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समझ आ रहा है ना मेरी बात? क्लियर है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज योर nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर है? समझ आ रहा है? So this is the formula for nth term.
याद रखिएगा, एक एक चीज समझना जरूरी है कि यहाँ पे कॉमन क्या है। व्हाट इज ए? A is your first term. A is your first term of the AP. A क्या है? First term of AP है. What is D? D is your common difference. D is your common difference. D क्या है? D common difference है, ठीक है ना। जो अगर ये एक अरिथमेटिक सीरीज आप बोल रहे हो तो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस तो कांस्टेंट होगा ही ना भाई। अगर ये अरिथमेटिक सीरीज है तो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिस्टेंस तो सेम होगा ही होगा। तो ये क्या है आपका कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। एंड व्हाट इज दिस n? ये यहाँ पे बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं। ये n क्या है? ये n nth टर्म को इंडिकेट तो करता है, बाकी n है क्या? यहाँ पे जो मैंने n का बात किया वो n मतलब nth टर्म मतलब क्या कि टोटल नंबर सीरीज में जो टोटल नंबर ऑफ टर्म है वो कितना टर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, अगर गिनते जाओगे तो n टर्म्स है टोटल। So this n indicates the number of terms in that AP series. याद रखना, या फिर सीक्वेंस। ये n क्या इंडिकेट करता है? नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन दैट AP सीरीज और सीक्वेंस। समझ में आ रहा है ना? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है ना? इसको ध्यान से समझो। व्हाट इज दिस? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन दैट AP सीरीज और सीक्वेंस, ठीक है ना। सीरीज बोलो या सीक्वेंस बोलो, ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है। समझ में आ रहा है? एक और वर्ड यूज किया जाता है यहाँ पे, वो है लास्ट टर्म, ठीक है। ये जो Tn है ना, इस Tn आखिरी टर्म है ना इस सीरीज का, तो इसीलिए हम इसको लास्ट टर्म के नाम से भी जानते हैं, जो कि हम L से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत फायदा है इस फॉर्मूले का, समेशन में तो बहुत फायदा मैं दिखाऊंगा। कोई भी चीज बेकार में पढ़ाया नहीं जा रहा है, इसका एप्लीकेशन बहुत बड़ा है, इसलिए मैं दिखा रहा हूं। समझ आ रहा है? फालतू का चीज नहीं पढ़ाता मैं। ध्यान से देखो, ये L जो है इसी को हम अरिथमेटिक जो पूरा सीरीज है उसका लास्ट टर्म बोलेंगे, जो कि Tn से रिप्रेजेंट करते हो आप, या फिर An से, कोई An से रिप्रेजेंट करता है, कोई Tn से रिप्रेजेंट करता है, तो कोई स्मॉल l से भी रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है ना। तो दिस इज योर लास्ट टर्म। तो अगर L को मैं लास्ट टर्म बोल रहा हूं विच इज Tn, तो D का फॉर्मूला मैं अलग से यहां से निकाल सकता हूं ना। D कैन बी एक्सप्रेस्ड एज Tn माइनस a by n plus 1, और Tn can be replaced by L, that is L minus a divided by a plus 1। समझ आ रहा है? क्लियर है? पक्का? यहां तक अभी तक आपने समझ लिए कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, कैसे उसको रिप्रेजेंट करते जनरल फॉर्म में, क्या उसका nth टर्म होता है, nth टर्म में हर एक वेरिएबल का सिग्निफिकेंस क्या होता है वो भी आपने समझ लिए, है ना। और कॉमन डिफरेंस के बारे में भी अपन बातचीत कर लिए कि कॉमन डिफरेंस क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। दैट्स इट, ठीक है ना। तो यही आपका डिटेल ऑल अबाउट है फॉर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है। तो ये अभी आप अभी आराम से यहाँ तक ये पार्ट अच्छे से नोट करो। जो चीज मैंने एक्सप्लेन करके रखा है सारी चीज, अगर एक्स्ट्रा कुछ मिला आपको तो लिख करके रखो, अच्छे से नोट्स बनाओ यहाँ तक। अभी मैं इसको इरेज कर दूंगा, फिर जाकर के आप पॉज करके यहाँ तक नोट बना करके अच्छे से फिर आप प्रॉपर्टी से स्टार्ट करो। समझ में आ रहा है ना? प्रॉपर्टी से फिर समझोगे, फिर प्रॉपर्टी खत्म होने के बाद प्रॉपर्टी नोट करोगे, फिर सम ऑफ टर्म्स, ये सब लिखोगे, ठीक है। ये बोर्ड में जो लिखा हुआ है वही है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और कुछ नहीं है उसके बाहर, और कहीं पे कुछ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। चलो, तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन पार्ट। इसको मैं हटाता हूं क्योंकि थोड़ा सा स्पेस का जरूरत है आगे चीजों को समझाने के लिए, इसलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है। आगे देखो प्रॉपर्टी आएगा मेरे पास, प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये क्या बोलता है? सबसे पहला प्रॉपर्टी देखो, इफ ए पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड और मल्टीप्लाई और डिवाइड फ्रॉम ईच टर्म ऑफ एन एपी, देन द रिजल्टेंट सीरीज विल बी इन एपी। अगर आपके पास कोई भी एक एपी है, सिर्फ एपी मेंशन कर रहा हूं, सीक्वेंस है या सीरीज है, दोनों के लिए सेम ही रूल है। समझ में आ रहा है ना? बस कॉमा की जगह में प्लस माइनस आ जाएगा, वो मत सोचो, बस एपी से बोल रहा हूं। चाहे मैं सीक्वेंस लेकर के समझाऊंगा या फिर सीरीज लेकर के समझाऊं, वो एक ही बात है। अगर किसी एपी में, एपी का जो सारे टर्म्स होगा उनके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम होगा ही होगा, क्योंकि वो एपी में बोल दिया ऑलरेडी। तो ये सारे टर्म में अगर मैं किसी एक्स्ट्रा नंबर से ऐड किया, सारे टर्म को ऐड किया या फिर सब्ट्रैक्ट किया, या फिर सारे टर्म को किसी से मल्टीप्लाई किया, या फिर सारे टर्म को किसी से डिवाइड किया, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो नया जो सीरीज या फिर सीक्वेंस जनरेट होगा,
के से अगर सबको ऐड कर दिया तो एक नया सीरीज बनेगा ना, या फिर नया जो एक सीरीज या सीक्वेंस जो जनरेट होगा वो भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। भले उसका कॉमन डिफरेंस वगैरह चेंज हो जाए, बट होगा तो वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही, ये तय है। अभी कैसे थोड़ा देख लेते हैं मैथमेटिकली। चलो, कोई भी मैं एक जनरल अरिथमेटिक सीक्वेंस मान लेता हूं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ठीक है, एंड सो ऑन, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अभी मान लो ये सारे टर्म को मैंने किसी एक्स्ट्रा टर्म से, कोई बाहर वाला टर्म से ऐड कर दी या सब्ट्रैक्ट कर दी। ऐड और सब्ट्रैक्शन के लिए मैं एक ही चीज दिखा रहा हूं, बिकॉज सब्ट्रैक्शन इज ए फॉर्म ऑफ एडिशन, ठीक है ना। मैं कोई वेरिएबल से ऐड कर रहा हूं, उस वेरिएबल का वैल्यू ऑफ नेगेटिव डाल दो तो सब्ट्रैक्ट करना हो जाएगा। क्लियर है? चलो, अगर मैं सारे टर्म को किसी एक्स्ट्रा नया टर्म से ऐड कर देता हूं, अभी देखो यहां पे ऐड किया ना, ऐड किया मतलब आप समझ रहे हो कि k पॉजिटिव होगा तभी तो ऐड होगा, अगर k नेगेटिव हो जाता है सब्ट्रैक्शन होगा, लॉजिक तो सेम रहेगा ना। मैं किसी आर्बिट्ररी वेरिएबल से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। आगे आएगा a प्लस 2d प्लस k डॉट डॉट a प्लस n माइनस 1 इंटू d प्लस k। दिस इज योर न्यू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समझ में आ रहा है ना? वो लोग बोलते हैं कि अगर एक एपी, ये ऑलरेडी एपी है, मैं जानता हूं, मेरे को गिवन है कि ये एपी है, इसीलिए मैंने इसको एपी का जनरल फॉर्म से एक्सप्रेस किया। अब मेरे को बताना है कि अगर सारे टर्म को मैंने के से ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये भी एपी बनेगा क्या? ये भी एपी बनेगा क्या? वो मेरे को चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस चेक करूंगा। अगर डिफरेंस सेम आ जाता है तो वो भी एपी हो जाएगा, अगर नहीं आता है तो वो एपी नहीं होगा। चलो देख लेते हैं, इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना है, a प्लस के कैंसिल होकर के d आएगा। इन दोनों का देखो कितना आ रहा है, d आ रहा है, अगले वाले का d आ रहा है, इसके साथ इसके पिछले वाले का d ही आएगा। तो सारे जगह पे कॉमन डिफरेंस सेम दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? अगर कॉमन डिफरेंस सेम दिख रहा है तो ये क्या होगा, अरिथमेटिक होगा ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब आप समझ गए कि किसी एपी सीरीज में, एपी सीरीज का सारे टर्म, मैं मेंशन कर रहा हूं सारे टर्म को अगर मैं किसी एक्स्ट्रा नंबर से ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, उसके साथ छेड़खानी करता हूं, तो नया जो सीरीज बनेगा वो कोई नया सीरीज नहीं हो जाएगा कि वो जीपी बन जाएगा, नहीं, वो एपी ही रहेगा। समझ आ रहा है? क्लियर है? अभी देखो यहां पे तो कॉमन डिफरेंस पहले ऊपर जो था वही कॉमन डिफरेंस आया, बट अगर मैं ये सारे टर्म्स को के से प्रोडक्ट करना, डिवाइड करना एक ही बात है, बिकॉज डिवीजन इज ए फॉर्म ऑफ मल्टीप्लीकेशन। अगर सारे टर्म से मैंने अगर प्रोडक्ट कर रखा, अगर सारे टर्म को अगर मैंने के से ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट ला करके प्रोडक्ट कर देता हूं अब की बार, तो ये क्या हो जाएगा, क्या ये आपका एपी में रहेगा या चेंज हो जाएगा, वो भी चेक कर लेते हैं। तो कैसे चेक करोगे? डिफरेंस लोगे, डिफरेंस लो, कितना आ रहा है, डी के आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस लो, डी के आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस लो, डी के आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस लो, डी के ही आएगा। मतलब कॉमन डिफरेंस, जो डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टू टर्म्स जो है वो सेम तो आ रहा है, डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टू टर्म्स जो है वो तो सेम तो आ रहा है ना, डी के, तो ये एपी तो होगा ही ना। समझ में आ रहा है? एपी तो है ही, बट अर्लियर जो कॉमन डिफरेंस था उससे यहाँ पे कॉमन डिफरेंस चेंज हो गया। यहाँ का कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, डी के हो गया, दैट इज के से वो मल्टीप्लाई हो गया। क्लियर है? समझ आ रहा है ना? इसीलिए बोला गया है कि अगर किसी पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नंबर से आप अगर किसी एपी सीरीज या फिर सीक्वेंस का सारे टर्म को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पूरा नया सीरीज या फिर सीक्वेंस जो जनरेट होगा, जो यहाँ पे जनरेट हो रहा है या फिर यहाँ पे जनरेट हो रहा है, वो हमेशा एक अरिथमेटिक सीक्वेंस या फिर सीरीज ही रहेगा। समझ आ रहा है? इसके प्रूफ भी आपको पूछे जा सकते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है, जो आप इस तरीके से कर सकते हो। समझ में आ रहा है ना? अच्छे से लिख करके इसका प्रूफ भी आप करके रखना। तो आप ऐसे लिखना, प्रॉपर्टी 1 देन उसका एक्सप्लेनेशन, फिर प्रॉपर्टी 2 देन उसका एक्सप्लेनेशन, ऐसे आप लिखते जाओ। आप एक साथ मेरे तरह मत लिखो, ठीक है? चलो, क्लास में अगर पढ़ा तो ऐसे ही पढ़ाता ना, प्रॉपर्टी 1 बोल करके एक्सप्लेन करता, फिर जाकर के उसको आप नोट करते, फिर प्रॉपर्टी 2 पढ़ाता, या फिर एक साथ पहले सोशल स्टडी बना करके दे देता नोट्स, नहीं ना। अभी मेरा सुविधा के लिए मैंने ऐसे लिख करके रखा है। क्या लिखा है? समझ में आ रहा है ना? आपको जो बोल रहा हो आप उसी के अकॉर्डिंग चलो ना, अपना दिमाग लगाना बंद कर दो। आगे देखो, बंद कर दो मतलब ये सब फालतू चीजों में, यहाँ पे तो लगाना ही है। आगे देखो, इफ वी ऐड और सब्ट्रैक्ट टू डिफरेंट एपी सीरीज देन द रिजल्टेंट सीरीज विल बी इन एपी। अगर दो एपी सीरीज को मैंने ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया तो वो रिजल्टेंट सीरीज जो होगा वो भी एक एपी सीरीज ही होगा। क्लियर है क्या मेरी बात? समझ आ रहा है ना? चलो
तो मान लिया मैंने कोई पहला एपी सीरीज मैंने कंसीडर कर लिया, मान लो A1 A2 A3 A4, मान लिया n टर्म्स है तो an, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये एपी सीरीज है, आपको कैसे पता चला? मैंने कंसीडर किया कि ये एक एपी सीरीज है। तो सर इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? अरे भाई ये सारे के सारे चीज सेम होगा, मैंने बस रिप्रेजेंट किया अलग अलग चीज से, A2 A3 से। अगर ये AP है तो ये सारे चीज तो सेम ही होगा ना, इसको D1 मान देते हैं। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? चलो एक और एपी सीरीज मानते हैं, चलो एक और एपी सीरीज मानते हैं, B1 B2 B3 B4 डॉट डॉट Bn। ये मेरे पास एक और एपी सीरीज है, AP नंबर 2। यहां पे भी क्या होगा? कॉमन डिफरेंस तो सेम होगा ही होगा, डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स तो सेम होगा ना, वही तो कॉमन डिफरेंस है, तो इसको D2 मान लेते हैं। अभी बोला है कि अगर इन दोनों को ऐड कर देता हूं या फिर सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, चलो मान लो उधर मैंने एडिशन दिखाया, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन दिखा देते, मान लो सब्ट्रैक्ट कर देते दोनों को, सब्ट्रैक्शन और एडिशन करने से सेम ही आएगा। कोरिस्पॉन्डिंग, ऐसा नहीं कि इसके साथ आप इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, नहीं, इसका फर्स्ट टर्म से इसका फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, इसका सेकंड से इसका सेकंड, इसका थर्ड से इसका थर्ड, ऐसे अगर आप करते चलते हो तो आगे जाकर के जो सीन क्रिएट हो रहा है क्या वो एपी है या नहीं, वो आपको बताना है। ये जो नया सीक्वेंस आपके पास जनरेट हुआ, क्या ये एपी है या नहीं, आपको बताना है। अगर आपको चेक करना है कि वेदर दिस इज एपी और नॉट, तो आप क्या करोगे? कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस चेक करोगे। चेक करो उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है। A2 माइनस B2 से क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो? A1 माइनस B1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। A2 माइनस A1 कितना हो जाएगा? B1 हो जाएगा ना, और माइनस अगर कॉमन ले लेता हूं तो इसको B2 माइनस B1 लिख सकता हूं ना। यहाँ पे ध्यान से देखो ना, इसको ऐसे लिख सकते हो ना, A2 माइनस A1, और यहाँ से माइनस कॉमन लेके B2 माइनस B1, तो ये क्या हो गया वास्तव में? D1 माइनस D2 हो गया ना। अब इन दोनों का चेक कर लो, इन दोनों का अगर सेम आ गया तो बात बन जाएगा, A3 माइनस B3 माइनस A2 माइनस B2, ठीक है। तो यहाँ से आ गया A3 माइनस A2, और यहाँ से आ गया माइनस ऑफ B3 माइनस B2, दैट इज ये हो गया आपका D1 माइनस D2। तो आया ना कॉमन डिफरेंस? डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टू टर्म सेम आ रहा है, नहीं आ रहा है? आ रहा है ना सेम। मतलब ये भी क्या होगा? ये भी वास्तव में एक एपी सीरीज ही होगा, जिससे भी सीक्वेंस ही होगा, जिसको अपन AP3 से डिनोट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे ऐड कर देता तो भी ये क्या होता? एपी सीरीज ही बनता। समझ में आ रहा है ना? अगर ऐड करने से भी कोई दिक्कत नहीं आता, तब आपको यहाँ पे D1 माइनस D2 ना मिलकर D1 प्लस D2 मिलता। समझ में आ रहा है ना? तो अगर यहाँ पे और भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है, देखो ना, अगर मैं किसी कोई दो एपी सीरीज मेरे पास है, उन सारे टर्म्स को अगर मैं ऐड करके एक नया एपी सीरीज अगर बना देता हूँ, ठीक है ना, करस्पॉन्डिंग टर्म्स को अगर ऐड करके एक नया एपी सीरीज अगर बना देता हूँ, तो इस एपी सीरीज का अगर मैं आपको कॉमन डिफरेंस पूछता हूँ, तो बिना आप मेहनत करे डायरेक्टली बोल सकते हो कि उस एपी सीरीज का कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, अगर ऐड करके बना रहे हो तो D1 प्लस D2, दैट इज डायरेक्टली D1 और D2 ऐड कर दो, वही आएगा। और सब्ट्रैक्ट करके कर रहे हो तो D1 माइनस D2, ठीक है ना। वो ऑर्डिनरी समझ आता है, वैसे फंडा है, समझ आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज आप डेवलप कर सकते हो यहाँ से, जो आपको इसके अंदर पे लिख करके रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान देना है, जो ब्रैकेट में लिखा गया है, बोथ द सीरीज मस्ट कंटेन सेम नंबर ऑफ टर्म्स। अरे भाई दोनों सीरीज में सेम नंबर ऑफ टर्म्स तो होना पड़ेगा। पता चला कि इधर 100 टर्म है और इधर 500 टर्म है, तो थोड़ी ना चलेगा। आगे का 400 टर्म को किसके साथ ऐड करोगे? आगे का 400 टर्म यहाँ पे 400 जीरो बैठा करके अगर ऐड करना चाहते हो, तो आधा तो ये एपी बनेगा और आधा तो कांस्टेंट बन जाएगा ना भाई। नहीं आ रहा है क्या? मान लें यहाँ पे 1 से 100 तक है और यहाँ से 1 से 100 तक आकर के 101 से 500 तक है, तो 101 से 500 तक जो इधर वाले टर्म में, इधर तो सारे के सारे जीरो ही होगा ना, ऐड अगर करोगे तो वो तो सेम रहेगा। तो ये तो आधा एपी बन जाएगा और आधा कांस्टेंट बन जाएगा। तो ओवरऑल पूरा सीरीज को क्या मैं एपी बोल सकता हूं क्या? नहीं बोल पाऊंगा ना, क्योंकि सीन जो है वो कुछ ऐसे बन जाएगा ना, A1 यहां से यहां तक तो ये एपी रहेगा। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे Bn+1 Bn+2 ये सब अगर मैं जोड़ता गया, तो इन दोनों का कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस तो कुछ आएगा ही नहीं ना। यहाँ पे जीरो रहेगा, यहाँ पे भी जीरो रहेगा, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। तो 0 माइनस Bn+1 माइनस Bn+1 कॉमा माइनस Bn+2 ऐसा बचता जाएगा। तो क्या ये पूरा सीरीज को तब एपी बोल पाऊंगा? नहीं। पूरा सीरीज को एपी होने के लिए या पूरा सीक्वेंस को एपी होने के लिए तो सारे टर्म्स का कंसेक्यूटिव टर्म्स, सारे मतलब फर्स्ट से लेकर के लास्ट तक कंसेक्यूटिव के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। बट ऐसा तो होगा नहीं, यहां तक होगा और उसके बाद से तो ये टर्म ही कांस्टेंट हो गया। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? तो ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी वैलिड होने के लिए
क्या होना पड़ेगा सबसे इंपॉर्टेंट बात कि दोनों ही अरिथमेटिक सीक्वेंस या फिर सीरीज में आपका नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो कांस्टेंट होना पड़ेगा, दैट इज सेम होना पड़ेगा, सेम कांस्टेंट क्या बोल रहा हूं, सेम होना पड़ेगा। ऊपर अगर 100 टर्म ले रहे हो नीचे भी 100 टर्म लोगे, ऊपर अगर 500 टर्म है नीचे भी 500 टर्म है, और करस्पॉन्डिंग एक एक टर्म को इधर का फर्स्ट टर्म, इधर का फर्स्ट टर्म, इधर सेकंड, इधर थर्ड, ये थर्ड, ऐसे ऐड करते जाओगे या फिर सब्ट्रैक्ट करते जाओगे। ऐसा नहीं कि मनमोहन जी इधर का A1 लिया और इधर का B1 लिया, या फिर ऊपर 200 लिया नीचे 400 लिया, ऐसे करने से नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान जरूर रहे। चलो आगे चलते हैं अगला पार्ट 3 में। क्या बोल रहा है, A1 A2 A3 AN तक अगर सबके सब AP में है तो हम ये लिख सकते हैं। ये तो मैंने यहाँ पे आपको लिख करके दिखाया ऑलरेडी। अगर ये A1 A2 A3 ये सबके सब AP में है तो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट होगा, दैट इज A2 माइनस A1 किसके इक्वल हो जाएगा, A3 माइनस A2 के इक्वल होगा। वो चीज किसके इक्वल हो जाएगा, A4 माइनस A3 के इक्वल हो जाएगा। ऐसे चलते चलते लास्ट AN माइनस 1 तक इक्वल हो जाएगा, दैट इज A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3 इक्वल टू डॉट डॉट AN माइनस 1 इक्वल टू क्या, कॉमन डिफरेंस D। समझ आ रहा है, क्लियर है। चलो वही तो है ना, जो इक्वल आएगा वही तो होगा ना आपका कॉमन डिफरेंस, जिसको D से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम यहां से एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इफ वी ऐड द कॉमन डिफरेंस टू एनी टर्म ऑफ AP, ठीक है ना, अगर हम किसी भी AP का टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करते चलते हैं तो हमें आगे का टर्म्स मिलता जाएगा। समझ में आ रहा है ना। और किसी भी टर्म से अगर मैं कॉमन डिफरेंस सब्ट्रैक्ट करता जाता हूं, ठीक है, तो हमें पीछे वाला टर्म मिलेगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, मेरे पास एक AP है A प्लस D A प्लस 2D A प्लस 3D एंड सो ऑन। अभी अगर मैंने इस टर्म को पकड़ लिया, इस टर्म से अगर मैं इस टर्म को अगर मैं D ऐड करता हुआ जा रहा हूं कंटिन्यूअसली, तो मुझे आगे वाला टर्म मिलता जाएगा ना। और अगर इसी टर्म से मैं D अगर सब्ट्रैक्ट करता जा रहा हूं तो मुझे पीछे वाला टर्म मिलेगा। समझ में आ रहा है ना। तो वही चीज बोला गया है, ठीक है ना, सक्सीडिंग टर्म और प्रीसीडिंग टर्म का कंसेप्ट, ठीक है। तो ये हो गया प्रॉपर्टी नंबर 3 तक आपका पूरा डिस्कशन। तो मैं इसको हटा देता हूं अभी, ठीक है। आगे बढ़ते चलिए, आगे बढ़ते हैं। हाँ चलो आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एनी टर्म इन एन AP, एनी टर्म इन एन AP AN can be expressed as AN minus K plus AN plus K divided by 2 for all K less than equal to N। मैंने एक एग्जांपल भी देकर के दिया। इसका मतलब क्या है, इस चीज का मतलब जरा ध्यान से देखो। अगर मान लो A1 A2 A3 डॉट डॉट कहां तक दिया है A10, ये सब के सब मान लो AP में है, ये सब के सब AP में है। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, जरा ध्यान से देखो। तो सबसे पहले आप यहां से क्या ड्रॉ कर सकते हो कंक्लूजन, A2 माइनस A1 किसके इक्वल हो जाएगा, A3 माइनस A2 के इक्वल होगा। वही चीज किसके इक्वल हो जाएगा, A4 माइनस A3 के इक्वल होगा। वही चीज किसके इक्वल हो जाएगा, A5 माइनस A4 के इक्वल होगा, ठीक है। अगर कंटिन्यू करके 10 तक है तो लिख ही देता हूं, चलो। वही चीज A6 माइनस A5 के इक्वल होगा। वही चीज A7 माइनस A6 के इक्वल होगा। वही चीज A8 माइनस A7 इक्वल टू A9 माइनस A8 इक्वल टू A10 माइनस A9, दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो ये सारे आप इक्वल लिख सकते हो, जो सबके सब ये सब किसके इक्वल होगा, कॉमन डिफरेंस D के इक्वल होगा, ठीक है। चलो अभी यहां से क्या कंक्लूजन मैं ड्रॉ कर सकता हूं, मेरे को मान लो A6 को एक्सप्रेस करना है, A6 को पिक करना है। चलो A6 अगर मुझे पिक करना है तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। इन दोनों को पिक करते हैं, इन दोनों को। A6 माइनस A5 इज इक्वल टू, क्योंकि A6 तो इन दोनों जगह पे आ रहा है सिर्फ, तो A6 का वैल्यू यहां से आ जाएगा क्या, A5 प्लस A7 डिवाइडेड बाई 2। सभी मानोगे, समझ में आ रहा है ना। चलो अभी आप क्या करो, अभी आप एक काम करो, A5 और A7 आया तो इसके साथ इसको मर्ज करो। अरे सारे के सारे इक्वल है तो किसी भी दो को इक्वल लिख सकते हैं ना हम। तो अगर मैं इन दोनों को इक्वल लिखता हूं तो देखो तो यहां पे क्या मिल रहा है कि A5, अच्छा हाँ नहीं इन दोनों को नहीं, यहां में तो A6 है,
इन दोनों को मर्ज करो। मान लो ये है आपका A8 माइनस A7, क्या आ रहा है A5 प्लस A7 का वैल्यू किसके इक्वल आ रहा है, A4 प्लस A8 के इक्वल आ रहा है ना, तो इसी को मैं किसके इक्वल लिख सकता हूँ, A4 प्लस A8 बाई 2 लिख सकता हूँ। समझ में आ रहा है ना। अभी मान लो मैंने इन दोनों को इक्वेट किया, ठीक है, तो A4 प्लस A8 का वैल्यू हो जाएगा A3 प्लस A9 के इक्वल, तो इसको मैं इक्वल टू A3 प्लस A9 बाई 2 भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। अभी अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करना लग गया तो सॉरी इसको इसके साथ नहीं, इसके साथ, तो A3 प्लस A9 का वैल्यू आ जाएगा A2 प्लस A10, दैट इज ये A2 प्लस A10 डिवाइडेड बाई 2 भी हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है मेरी बात, क्लियर है। और आगे तो कुछ है ही नहीं लिखने वाला, तो मैं इसी A6 को कितने तरीके से एक्सप्रेस कर सकता हूं, देखो जस्ट इसका एक टर्म पीछे गया, एक टर्म आगे गया, फिफ्थ टर्म और सेवेंथ टर्म का एवरेज, इसको अरिथमेटिक मीन बोलते हैं जस्ट। और अगर मैं दो टर्म पीछे जाता हूं तो दो टर्म आगे जाना पड़ेगा, प्रोवाइडेड कि ये एक एपी सीरीज होना पड़ेगा। हर जगह पे ऐसा नहीं चलेगा, बोल रहा हूं किसी एक जगह पे और लगाओगे कंसेप्ट किसी दूसरी जगह पे, ऐसा गद्दारी करोगे तो बहुत फंसोगे, पहले बता रहा हूं। जहां पे जो बोल रहा हूं प्रिसाइसली मैंने लिख दिया ये एपी है, एपी होने पे बच्चों को देखता हूं कॉपी में, एक जगह में बोलता हूं दूसरी जगह पे लॉजिक लगाता है, प्रिसाइसली पढ़ा करो चीजों को। तो ऐसे ही हो जाएगा A5 प्लस A7 बाई 2, एक पीछे गया एक आगे गया, दो पीछे जाता हूं तो 4 मिलेगा, इधर दो आगे जाता हूं तो 8 मिलेगा, तीन पीछे गया तीन आगे गया, चार पीछे गया चार आगे गया, और तो हो ही नहीं सकता है। समझ में आ रहा है ना। तो इसी को आप कैसे लिख सकते हो, देखो ना A6 अगर मैं इसी को n मान लेता हूं, इसी A6 को अगर मैं n मान लेता हूं तो ये कुछ आपका n-1 और n+1 वाला an-1 हो जाएगा ना A5, और an+1 अगर n का वैल्यू 6 है तो n-1 n5 होगा, तो ये इस फॉर्मेट में है ना n+2 डिवाइडेड बाई 2। समझ में आ रहा है। ये क्या हो गया, ये हो गया an-2 सॉरी n+1 होगा, और इधर an+2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। ये क्या हो जाएगा an-3 प्लस an+3 डिवाइडेड बाई 2, ये क्या हो जाएगा an-4 प्लस an+4 डिवाइडेड बाई 2। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो और तो इसके पीछे तो अपन जा ही नहीं सकते। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो बस वही चीज आपको सोचना है। समझ में आ रहा है ना। हाँ यही चीज है। अगर मैं n को मैं 5 k को अगर मैं 5 मानने का, ये सारी की सारी इस फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है ना, इसीलिए लिखा गया कि कोई भी बीच वाले टर्म को आप इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो। ये किसी भी क्वेश्चन में आपको जरूरत हो सकता है कभी भी, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो अकॉर्डिंगली मैंने आपको बताया। अब ये n-k प्लस an+k डिवाइडेड बाई 2 आया, ठीक है। अभी देखो k का वैल्यू अगर मैं 5 मान लेता हूं तो ये 6 - 5 a1 प्लस a7 बाई 2 हो जाएगा, a1 प्लस a7 बाई 2 हो जाएगा, बट ये पॉसिबल नहीं है इस केस में। a1 n का वैल्यू तो 6 है ना आपका, और अगर मैं 6 मान लेता हूं तब तो ये a0 प्लस हो जाएगा इधर, हाँ क्योंकि आप ध्यान से देख सकते हो कि अगर ऑलरेडी आप n को अगर 6 मान चुके हो, n को अगर ऑलरेडी 6 मान चुके हो, मैं क्या बोल रहा हूं कि साइड में लिखा हुआ है ना k लेस देन इक्वल टू n, अभी n तो यहाँ पे 6 आ गया, तो आप बोलोगे सर k अगर लेस देन इक्वल टू n है तो k तो आपने 4 तक दिखा है, 5 और 6 क्यों नहीं हुआ सर, 5 और 6 भी तो हो सकता है, बट 5 और 6 में एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे इसको। अगर मैं k का वैल्यू 5 ले लेता हूं तो दिस शुड बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ a6 - 5 a1 प्लस a7 बाई 2, और अगर मैं k को 6 लेता हूं तो ये आ जाएगा a0 प्लस a12 बाई 2, ठीक है। और सॉरी ये 7 नहीं 11 हो जाएगा, ठीक है। बट आप जानते हो कि एज ये a10 पे खत्म हो रहा है, a11 और a12 का कोई गुंजाइश है ही नहीं, इसीलिए यहाँ पे 5 और 6 k का वैल्यू नहीं हो सकता, ठीक है। बट ऐसा अगर मैं कुछ a12 तक कर देता हूँ, यहाँ पे अगर इसको मैं कंटिन्यू करके a12 तक लेके चला जाता हूँ तो ये दोनों चीज भी आप लिख सकते हो, a6 का वैल्यू। समझ में आ रहा है ना, a6 को आप इन दोनों के इक्वल भी लिख सकते हो। समझ में आ रहा है, क्योंकि तब a11 और a12 एग्जिस्ट करेगा, बट अभी तो इस सीक्वेंस के लिए तो एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है ही नहीं, 10 टर्म ही है, नंबर ऑफ टर्म्स मैक्सिमम 10 ही है, अब जानते हो। समझ आ रहा है ना, तो वही खेल आपको खेलना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट नोट है, इसको मैंने प्रॉपर्ली लॉजिक से एक्सप्लेन किया, उसको आप समझ करके रखना। k का वैल्यू n से ज्यादा नहीं हो सकता है दोस्त कभी, अगर k का वैल्यू n से ज्यादा हो गया तो यहाँ पे a के सफिक्स में नेगेटिव आ जाएगा, और a सफिक्स के नेगेटिव कोई सिग्निफिकेंस उसका है ही नहीं,
नंबर ऑफ टर्म कभी नेगेटिव तो नहीं हो सकता है, ठीक है। इसीलिए के हमेशा एन से छोटा या फिर उसके इक्वल ही होगा, ठीक है। तो प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया इसको अभी। इस तरीके का कोई भी एपी सीरीज बना करके ना आपको A6 कैन बी एक्सप्रेस एज दे करके 4 ऑप्शन, ऐसे 1 2 3 4 ऑप्शन बना करके दे सकता हूं, ठीक है। तो तब आपको ये लॉजिक लगा करके सोचना पड़ सकता है अकॉर्डिंगली, समझ में आ रहा है ना। बट अगर ये फॉर्मेट आपको डायरेक्टली याद है तो आप डायरेक्टली बिना ये सब इतना मेहनत करके जो मैंने आपको डिराइव करके दिया, ये बिना मेहनत करेंगे आप डायरेक्टली ये फॉर्मेट लगा करके आंसर दे सकते हो, ठीक है ना। ऑल ऑफ दिस हो जाएगा आंसर, क्लियर है। तो इस तरीके का फॉर्मेट आपको बना के एग्जाम में पूछा जा सकता है आराम से, तो उसके लिए आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। अगला नंबर 5 और सबसे इंपॉर्टेंट और क्लासिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। ध्यान से समझ जाना दोस्त, अगर नहीं समझते हो यहाँ पे तो बहुत नुकसान हो जाएगा आपका, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं क्वेश्चन में ऐसे बहुत बार लिखा हुआ रहता है कि 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स आर इन एपी, ठीक है। तो अगर मैं 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स इन एपी बोलता हूं तो कुछ बच्चे स्टार्टिंग में क्या करते हैं, तुरंत उन तीनों टर्म को A, B, C मान लेते हैं, ठीक है। फिर बोलते हैं अच्छा एज द 3 टर्म्स आर इन एपी therefore b minus a equal to c minus b, that is your twice b equal to a plus c हो जाएगा, ऐसे करके करते हैं। बट वहां पे बच्चे ये ध्यान नहीं देते, क्या ध्यान नहीं देते कि उस जगह पे जबरदस्ती वो लोग 2 टर्म के जगह पे 3 टर्म इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। 3 टर्म्स एपी बोलते हैं वो लोग 3 को a, b, c मानना शुरू हो गए। तो जितना नंबर ऑफ वेरिएबल इंक्रीज होगा आपके प्रॉब्लम में, उतना आपको सॉल्यूशन तक पहुंचने में दिक्कत हो जाएगा, आंसर तक पहुंचने में, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म अगर इंक्रीज हो रहा है तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होगा। ऐसा नहीं कि नहीं होगा, हो जाएगा बट बहुत गंदा होगा, शायद किसी वक्त पे आपसे भी और हमसे भी ना हो, ठीक है। तो उस चीज को बचाने के लिए अपन क्या सोचते हैं कि अगर 3 टर्म एपी है तो हम वेरिएबल को रिड्यूस करके उन 3 टर्म को कंसीडर कर लेते हैं ना डायरेक्टली। जैसे कि अगर 3 टर्म आपका एपी में है तो उन तीनों टर्म को आप ऐसे कंसीडर कर सकते हो ना, a माइनस डी, ए और a प्लस डी। यहां पे भी देखो कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट ही है, सेम ही है ना कॉमन डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस है d और इधर भी d है, तो कॉमन डिफरेंस d हो गया। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स अगर एपी में बोल दिया आज के बाद कभी भी किसी क्वेश्चन में मिल गया, फिर से आप गलती करोगे, बोल करके दे रहा हूं दोस्त, इसीलिए मेरा बात समझ जाओ कि अगर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स आपको एपी में मिल गया, अगर 3 कंसेक्यूटिव टर्म आपको एपी में मिल गया तो कभी भी आप उन तीनों को a, b, c लिख करके b माइनस ए इक्वल टू c माइनस b ऐसा उल्लू जैसा काम मत कीजिएगा। आप तुरंत उसी वक्त वेरिएबल को रिड्यूस करा करके कंसीडर करो कि the 3 terms must be a minus d, a plus d। समझ आ रहा है, क्लियर है। अभी देखते हैं 4 टर्म अगर एपी में है तो हम इसी फॉर्मेट से क्या कंसीडर कर सकते हैं। सोचो, ये सब मत देखो ना, आंसर मत देखो, सोचते जाओ, है ना। क्लास में तो मैं लिखता नहीं ऐसे बच्चों से सोच के वो लोग जवाब देते तो एक साथ क्लियर हो जाता है। अभी ये सब मत देखना, ठीक है ना, गद्दारी मत करो, ध्यान से सोचते जाओ क्या होगा कि आप सोचोगे कि अच्छा सर ने अभी भी बोला 3 टर्म है तो a माइनस डी, ए और a प्लस डी है। अगर 4 टर्म है तो a तो बीच में एक मिरर इमेज की तरह काम कर रहा है, इसका इधर a प्लस डी, इधर a माइनस डी। तो अगर 4 टर्म है तो किधर एक्स्ट्रा बढ़ाऊं मैं, अगर इधर a प्लस 2d कर देता हूं तो इधर a माइनस 2d करूं, किधर करूं, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। a माइनस डी, a और a प्लस डी, ये तो फायदा होगा। अभी अगर 4 टर्म बोलता हूं तो कोई बच्चा मेरे को ये लिखा करके देता है इनिशियल, या फिर कोई स्टूडेंट मेरे को ये लिख करके देता है। समझ में आ रहा है, क्लियर है। बट मैं बोलूंगा इन दोनों को ही आप एक्सेप्ट मत करो। बोले सर क्यों, 2 वेरिएबल तो है, अभी आपको क्या चाहिए, अभी तो इतना देर से 2 वेरिएबल के लिए चिल्ला रहे थे, 2 वेरिएबल तो मिला, बना करके तो दिया, अभी आपको क्या चाहिए, अभी भी मेरे को कुछ चाहिए, वो क्या है बताता हूं। कि टर्म सिमेट्रिक नहीं बन रहा। बोले सर सिमेट्रिसिटी से क्या मतलब है, अभी आपका सिमेट्रिसिटी से क्या मतलब है, 2 वेरिएबल चाहिए तो वो तो बना दिया अपन लोगों ने, अभी आपको सिमेट्रिसिटी से मतलब, तो पहले बना के देना, बोल के देना चाहिए था ना कि सिमेट्रिसिटी से मतलब है। सिमेट्रिसिटी से मतलब क्यों है, आप देखो कि क्वेश्चन में जब डाटा दिया जाता है ना, तब कभी कभी इस प्रकार से भी दिया जाता है कि सम ऑफ ऑल द टर्म्स इन एपी इज दिस। तो ये लाइन अगर मैं बोलता हूं, अगर मैं सम ऑफ द ऑल द टर्म्स इन एपी इज दिस दे देता हूं, तो उस जगह से अगर मैं यहां पे चारों टर्म ऐसे कंसीडर करके इनका सम अगर मैं करने गया
तो यहाँ पे डी जो है वो एलिमिनेट नहीं होता, वो बच जाएगा। तो अगर वो बच गया तो मेरा फायदा नहीं होना, कैलकुलेशन रिड्यूस नहीं हुआ ना। बट अगर मैं 4 टर्म इन एपी को सिमेट्रिक बना करके कुछ इस तरीके से एज्यूम करूं, तो आप देखोगे जैसे ही मैं चारों का सम करूंगा तो ये -4d और +4d कैंसिल हो जाएगा और डायरेक्टली उस जगह से मेरे को a का वैल्यू मिल जाएगा। अगर इन चारों का सम मेरे को दिया हुआ है 20, तो 4 = 20, दैट इज a = 5। फर्स्ट टर्म का वैल्यू तो डायरेक्टली मिल गया, समझ आ रहा है? तो वो यहाँ पे बहुत ज्यादा फायदे की तरह फायदा होता है। बेसिकली सिंप्लीफिकेशन में फायदा होता है और कोई बात नहीं है ऐसा, ठीक है ना। सिंप्लीफिकेशन में बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए 4 कंसेक्यूटिव टर्म इन एपी को अपन लोग इस तरीके से कंसीडर करते हैं, a - 3d, a - d, a + d, a + 3d। 5 अगर आ गया तो कोई बच्चा वापस इसको फॉलो करके बोलता है कि सर a - 4d और a + 4d ले लो, फिर देखता है a - 4d और a + 4d अगर लगा देता हूं तब तो होगा नहीं, बात नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा बात? क्योंकि तब वो एपी नहीं बन पाएगा ना। तो इसीलिए ऑड को ऑड के साथ खेलो। यहाँ पे 3 था ना, तो अभी यहाँ पे 5 चाहिए, तो इधर 1 लगा दो, इधर 1 लगा दो, दैट इज a - 2d आ गया, a + 2d आ गया। अभी अगर मैं 6 बोलता तो 6 के साथ 6 को किसको देख करके आप लिखते? 5 को, 3 को या 4 को? ऑब्वियसली 4 को, है ना। सेम फैमिली मेंबर से देख करके लिखना है। तो यहाँ पे 4 है, ऐसे 6 चाहिए तो 2 लगा दिया इधर, a - 5d और a + 5d, ताकि सिमेट्रिसिटी मेंटेन रहे हमेशा। इन सारे जगह पे देखो सम ऑफ द टर्म्स अगर मैं करूंगा डी कैंसिल हो जाएगा, डी का नामो निशान नहीं बचेगा, वही मेरा कैलकुलेशन में मेरे को हेल्प करेगा। ये जो सिंप्लीफिकेशन डायरेक्टली हो गया ना, वही मुझे बहुत बड़ा एडवांटेज दे रहा है, समझ आ रहा है ना। इसीलिए मैं इस तरीके से सिमेट्रिसिटी क्रिएट कर रहा हूं। अगर ये सिमेट्रिसिटी मैं क्रिएट नहीं कर पा रहा हूं तो मेरा 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल से 2 वेरिएबल बनाना भी कहीं ना कहीं बेकार जाएगा। समझ आ रहा है मेरी बात? क्लियर है? चलो अभी अगर मैं आपको देखो ये 3 टर्म, 4 टर्म, 5 टर्म, 6 टर्म लिखाना सिखाया। अभी अगर मैं आपको बोलता हूं कि चलो आप एक साथ बोलो तो आपको 105 टर्म लिखना है एपी में, ठीक है ना। 105 टर्म्स एपी में लिखना है या फिर 106 टर्म्स एपी में लिखना है कंटिन्यूअस, तो कैसे लिखोगे? कैसे लिखोगे? यहाँ पे जो 3, 4, 5, 6 आया, ऑब्जर्व करो, पैटर्न को ऑब्जर्व करो। क्या पैटर्न ऑब्जर्व करना है कि बोले सर अगर आप ऑड नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स इन एपी पूछ रहे हो, अगर आप ऑड नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स इन एपी पूछ रहे हो, तो हमेशा हमें देखने को मिल रहा है फर्स्ट टर्म कौन है? ए है, और कॉमन डिफरेंस कितना है? डी है। बोले यहाँ पे क्या मेजर पॉइंट जो नोट करने वाला है कि अगर मैं ऑड नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी अगर मैं बोल रहा हूं, तो हमेशा आप 2 चीज ध्यान दे रहे हो, यहाँ पे 2 चीज ऑब्जर्व कर रहे हो कि फर्स्ट टर्म क्या बोल रहा हूं? मिड टर्म, मिडिल वाला टर्म जो है मिड टर्म, वो हमेशा ए बन रहा है और सीडी जो बन रहा है वो डी बन रहा है। समझ आ रहा है क्या सर आपको? मैंने बोला बिल्कुल हाँ। और अगर आप इवन नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी बोलते हो, क्या बोलते हो? इवन नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी अगर मैं बोलता हूं तो क्लियरली आप देखोगे कि तब की बार मिड टर्म ए नहीं है, तब की बार मिड टर्म 2 दिख रहा है, a - d और a + d। देखो ना यहाँ पे मिडिल टर्म कौन है आप बोल सकते हो क्या? नहीं, सेकंड और थर्ड दोनों को मिडिल टर्म बोलना पड़ेगा। यहाँ पे मिडिल टर्म कौन है आप बोल सकते हो क्या? नहीं, दोनों को मिडिल टर्म बोलना पड़ेगा। दैट इज तब की बार मिडिल टर्म a - d और a + d ही बनता है, और कॉमन डिफरेंस जो है तब d नहीं ट्वाइस d बन रहा है। देखो ना 4 और 6 दोनों वाले केस में कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? ट्वाइस d आ रहा है। तो अभी आपको कितना चाहिए सर? अभी आपको 105 टर्म्स consecutive टर्म्स इन एपी चाहिए। तो सोचो कैसे लिखोगे? आप फॉलो करोगे इसको, ऑड वाले को? ऑड अगर है तो बीच में मिडिल टर्म कौन होगा? ए होगा, और कॉमन डिफरेंस क्या होगा? डी होगा। तो एक टर्म तो लिख दिया बीच में, अभी 105 टर्म लिखना था, एक तो गया, बचा कितना? 104, उसका आधा करो, आधा कितना है? 52। इधर 52 लगा दो, इधर 52 लगा दो। समझ आ रहा है ना? दैट इज यहाँ पे 52 कैसे लगाऊंगा? a + d, a + 2d, a + 3d डॉट डॉट a + 52d। 1 से 52 तक, यहाँ तक कितना आ गया? 52 टर्म आ गया, और पीछे लगा दो 52 टर्म माइनस दे करके, a - d, a - 2d, a - 3d, a - 52d। इधर भी कितना टर्म?
52 टर्म 52 52 104 और बीच में एक 105 हो गया, लिख दिया। ये देखो a माइनस 52d से शुरू हुआ था और खत्म हुआ a प्लस 52d में। दिस आर द 105 consecutive terms in an AP sequence, जो सिमेट्रिक भी है और एपी सीरीज भी बना रहा है, सॉरी एपी सीक्वेंस भी बना रहा है। ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस भी है, 105 टर्म भी है और सिमेट्रिक भी है, ताकि अगर मैं सारे टर्म का समेशन करूं तो वो इंडिपेंडेंट ऑफ डी आ जाएगा, दैट इज कॉमन डिफरेंस कैंसिल हो जाएगा। समझ आ रहा है और हमें बेनिफिट मिल जाएगा। तो वैसे अगर मैं कितना भी, अगर आपने ये लॉजिक बेहतरी से समझ लिए, ये तो पहले मैंने इंट्रोडक्शन किया, यहां से ये रिजल्ट जनरेट करवाया और इसके मदद से मैं 3 टर्म 4 टर्म 5 6 टर्म बोलो या फिर 1000 टर्म मतलब कंसेक्यूटिव, दूसरा नहीं, कंसेक्यूटिव कोई भी टर्म्स का एपी लिखने को बोलो मेरे को सिमेट्रिक, ताकि सिमेट्रिक हो तो आराम से एक झटके में इसको फॉलो करके मैं लिख दूंगा। 106 भी लिख सकते हैं, जरा ध्यान से देखो। 106 कंसेक्यूटिव टर्म्स अगर मैं लिखने गया तो वो क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म कौन आएगा, a माइनस डी और a प्लस डी आएगा। ठीक है, तो 106 से 2 चला गया, बचता कितना है भाई, बचता कितना है, 106 से 2 चला गया, बचता कितना है 104 का आधा आधा क्या है 52 मतलब इसके इधर 52, इसके उधर 52 आएगा। पर ध्यान देना कि ये 52 टर्म जो होगा वो कैसे होगा, गैप यहाँ पे d का नहीं चलेगा, 2d का गैप देना पड़ेगा, दैट इज a प्लस डी के बाद a प्लस 3d, फिर a प्लस 5d, फिर a प्लस 7d, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, तो शुरू कहां से किए थे, 3 से शुरू किए थे, 3 5 7, ऐसे करते करते मुझे क्या निकालना है, 52th टर्म निकालना है। तो 52th टर्म अगर निकालूं तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या था, ये एपी है ना, अरे भाई डिफरेंस 2 दिख रहा है तो ये एपी तो है ना, तो इस एपी का 52nd टर्म क्या होगा, t52 हो जाएगा 3 प्लस 52 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना 2। ये देखो फर्स्ट टर्म क्या है 3 है, 52 माइनस 1 बिकॉज नंबर ऑफ टर्म मुझे कहां तक चाहिए 52 तक और कॉमन डिफरेंस हो गया 2, तो ये कितना हो गया 52 माइनस 1 51 इंटू 2 हो जाएगा 102 प्लस 3 कितना हो जाएगा 105। रेडी, यहाँ तक चलते चलते मैं कहां तक जाऊंगा a प्लस 105 b तक जाऊंगा और पीछे भी चलते चलते कहां तक आऊंगा a माइनस 105 b तक आऊंगा। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका टोटल 106 टर्म्स इन 106 consecutive terms in AP which are all symmetric terms। समझ में आ रहा है ना, जिनको ऐड करेंगे तो वो इंडिपेंडेंट ऑफ D आ जाएगा। क्लियर है, समझ आ रहा है ना, तो यही आपका लॉजिक है। इसको आप और सारे एग्जांपल्स के साथ खुद से प्रैक्टिस करो, इवन वाले पे प्रैक्टिस करो अच्छे से, इवन वाले पे बच्चे गलती कर देते हैं, ऑड वाले पे प्रैक्टिस करो, कैसे मैंने ये वाला टर्म निकाला वो ध्यान से समझना। ठीक है, 3 से चालू हो रहा है, 3 से यहाँ से 52, इन दोनों को इंक्लूड नहीं करना है, यहाँ से 52 वाला चालू हो रहा है, ये 52 है, 52 टर्म्स का पहला वाला ये है, पहला ये है, दूसरा ये, तीसरा ये है, बिकॉज कॉमन डिफरेंस 2d है। तो 3 5 7 ऐसे करते करते 52th टर्म तक अगर जाना है तो 52th टर्म क्या हो जाएगा, एपी है, सारे एपी में है ना, तो 3 प्लस 52 माइनस 1 इंटू 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये वाला फॉर्मूला लगा के निकाल दिया 105। क्लियर है, आगे देखो हमारा नेक्स्ट नोट है नंबर 6। नंबर 6 में क्या बोल रहा है, देखो जरा ध्यान से, बोल रहा है कि लास्ट टर्म अगर किसी एपी सीरीज का या फिर सीक्वेंस का tn है और कॉमन डिफरेंस अगर d है, तो लास्ट टर्म से अगर मैं d को सब्ट्रैक्ट करता जाऊंगा तो हम लास्ट एंडिंग से उस सीक्वेंस या फिर सीरीज का एंडिंग से मुझे डिफरेंट टर्म्स मिलता जाएगा ना। जैसे लास्ट टर्म हो जाएगा tn, उससे पहले वाला हो जाएगा tn माइनस d, उससे पहले वाला हो जाएगा tn माइनस 2d एंड सो ऑन करके आप आराम से निकाल सकते हो ये सारे कहानी। ठीक है, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 7, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको जरा ध्यान से आप समझिएगा। वो क्या बोल रहा है कि वो बोल रहा है कि kth टर्म फ्रॉम फर्स्ट जो होगा, है ना, किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में स्टार्टिंग से जो kth टर्म होगा वो एंडिंग से n माइनस k प्लस 1th टर्म होगा, और स्टार्टिंग से जो n माइनस k प्लस 1th टर्म होगा वो एंडिंग से kth टर्म होगा, वैसा वैसा बोला है। ठीक है, मान लेता हूं मैं एक एपी सीक्वेंस है मेरे पास a1 a2 a3 डॉट डॉट अप टू a10 तक। ठीक है, स्टार्टिंग से मैं 6 टर्म की बात कर रहा हूं, किसका बात कर रहा हूं, 6 टर्म। डेफिनेटली आपको समझ में आ रहा होगा, स्टार्टिंग से 6 टर्म a6 होगा। ये a6 जो है
वो एंडिंग से कितना नंबर टर्म है गिन लो, 10, 9, 8, 7, 6, एंडिंग से कितना टर्म आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 आ रहा है। तो ये 5 को क्या मैं 10 माइनस 6 प्लस 1 के फॉर्मेट में लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म 10 है, दैट इज n माइनस ये इसको मान लो आप kth टर्म, 6 को मान लो ना kth टर्म, तो n माइनस k प्लस 1। तो ये देखो ये 6 टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग था, तो ये 5th टर्म आ गया फ्रॉम एंडिंग। तो स्टार्टिंग से जो kth टर्म है वो एंडिंग से n माइनस k प्लस 1th टर्म होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको बहुत अच्छे से समझ के रखना चाहिए। क्लियर, समझ आ रहा है ना? तो बस वही चीज है। अगर और डिटेल में मैं आपको दिखाने का प्रयास करूं तो आप ऐसे देख सकते हो, अच्छा kth टर्म है ना, हाँ d, तो tn माइनस d, tn माइनस d, तो ये आपका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा यहां से n माइनस 1, दैट इज बेसिकली यहां पे आ रहा है आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सही है, a प्लस 1 इंटू डी, सही है। मतलब मैं आपको बोल रहा था कि आप इस तरीके से भी प्रॉब्लम को सोच सकते हो ना। मैं ये चीज सोच रहा था कि स्टार्टिंग से जो kth टर्म है वो एंडिंग से n माइनस k प्लस 1th टर्म है। किसी भी एपी सीरीज में या फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में स्टार्टिंग में से जो kth टर्म होगा, kth टर्म, 5th टर्म, 6th टर्म या फिर 100th टर्म, स्टार्टिंग से जो होगा वो एंडिंग से हो जाएगा n माइनस k प्लस 1th टर्म। समझ में आ रहा है ना? तो आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हो ना कि आप किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को उल्टा कर दो और उल्टा करने के बाद तो स्टार्टिंग से ये n माइनस k टर्म हो जाएगा ना। समझ आ रहा है ना? स्टार्टिंग से ये n माइनस k प्लस 1 टर्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसी फॉर्मूले से कर सकते हो आराम से। ठीक है ना? दैट इज, देखो मैं आपको दिखाता हूं एग्जैक्टली कि अगर मैं एक अरिथमेटिक सीक्वेंस लेता हूं, अगर मैं एक अरिथमेटिक सीक्वेंस लेता हूं a प्लस d, a प्लस 2d डॉट डॉट अप टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, ये मेरा t1 है, ये मेरा t2 है, ये मेरा t3 है अप टू tn तक। तो स्टार्टिंग से जो kth टर्म है, स्टार्टिंग से जो kth टर्म है, दिस इज योर kth टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, kth टर्म फ्रॉम स्टार्ट। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, a प्लस k माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, अभी ये चीज आपको किसके इक्वल दिखाना है? अगर प्रूफ का बात कर रहा हूं मैं, अगर प्रूफ करना है तो इस तरीके से कर सकते हो। पहले तो वेरीफाई करवाया, एंडिंग से n माइनस k प्लस 1th टर्म, t डैश n माइनस k प्लस 1th टर्म विच इज n माइनस k प्लस 1th टर्म फ्रॉम एंडिंग, फ्रॉम एंडिंग। और इसी चीज को मैं घुमा करके पलट करके ऐसे लिख सकता हूं ना कि n माइनस k प्लस 1th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग इन द सीक्वेंस, कौन सा, tn माइनस 1, tn माइनस 2 डॉट डॉट t3, t2, t1। अगर इसी अरिथमेटिक सीक्वेंस को मैं पलट देता हूं तो एंडिंग से जो n माइनस k प्लस 1th टर्म आया वो इस नया सीक्वेंस में स्टार्टिंग से हो जाएगा ना। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाओ जरा। स्टार्टिंग से फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है फॉर्मूला। स्टार्टिंग वाला फॉर्मूला तो वही होता है ना। स्टार्टिंग से nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, n माइनस 1, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो स्टार्टिंग से n माइनस k प्लस 1th टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसमें नहीं स्टार्टिंग, इसमें देखना पड़ेगा स्टार्टिंग। अगर इसमें एंडिंग से देखना चाहते हो तो इसमें स्टार्टिंग से तभी देखोगे ना जब इसको पलटोगे, तभी तो दिख पाओगे। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म कौन हो जाएगा, tn प्लस n माइनस 1, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है ना, नंबर ऑफ टर्म्स तो वही हो जाएगा ना भाई। हाँ, नंबर ऑफ टर्म्स, दैट इज कौन सा टर्म का बात कर रहे हो, इस टर्म का बात कर रहे हो। तो ये हो जाएगा n माइनस k प्लस 1
ये हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म, मतलब जिस टर्म का आप बात कर रहे हो, n माइनस के प्लस वन टर्म का बात कर रहे हो तो n की जगह पे ये आएगा, -1 इंटू डी क्या हो जाएगा, इस जगह पे d हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ना, उल्टा अगर माइनस करोगे तो कॉमन डिफरेंस -d हो जाएगा, यहाँ पे अगर आपने d माने हो तो इधर -d हो जाएगा कॉमन डिफरेंस, और tn का वैल्यू क्या था, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, और यहाँ पे आ गया n माइनस के इंटू माइनस डी, दैट इज a प्लस एन डी माइनस डी माइनस एन डी प्लस के डी, तो एन डी कैंसिल, तो ये हो गया a प्लस के माइनस वन इंटू डी, ये देखो इसके इक्वल आ रहा है, समझ में आया। तो कुछ इस तरीके से हम पूरा लॉजिक को प्रूफ कर सकते हैं कि स्टार्टिंग से जो k टर्म हो जाएगा वो एंडिंग से n माइनस के प्लस वन टर्म हो जाएगा। ये सब लॉजिक को सोच के रखो, ये सब का प्रूफ करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा, समझना पड़ेगा डीप से बातों को, ठीक है। स्टार्टिंग से k टर्म क्यों एंडिंग से n माइनस के प्लस वन टर्म है, इसको अपन प्रूफ किस तरीके से कर सकते हैं, इस लॉजिक से प्रूफ कर सकते हैं कि बोले सर एंडिंग से जो n माइनस के प्लस वन टर्म होगा इसी सीक्वेंस में, वो इसी सीक्वेंस को अगर मैं पलट कर रख दिया तो वो तो स्टार्टिंग से ही हो जाएगा ना n माइनस के प्लस वन टर्म। अगर कोई आपको बोलता है कि एंडिंग से 50th टर्म निकालो तो क्या आप यही फॉर्मूला लगाओगे a प्लस n माइनस वन इंटू डी, नहीं, गलत हो जाएगा भाई, ये फॉर्मूला सिर्फ स्टार्टिंग के लिए है, स्टार्टिंग से अगर काउंट कर रहे हो तभी ये फॉर्मूला वैलिड रहेगा। तो एंडिंग से अगर कोई आपको 50 टर्म पूछता है, 50th टर्म पूछता है, तो पहले आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा कि एंडिंग से 50th टर्म जो है वो स्टार्टिंग से कितना टर्म है। जैसे यहाँ पे पहले वाले एग्जांपल में एंडिंग से 50th टर्म आ रहा था तो वो स्टार्टिंग से कितना टर्म होगा, 10 माइनस 5 प्लस वन टर्म, दैट इज 6 टर्म। तो तब जाकर के पता चला अच्छा ये एंडिंग से जो 5th टर्म है वही स्टार्टिंग से 6th टर्म है, तो लगा दो फॉर्मूला a प्लस 6 माइनस वन इंटू डी। बट अगर कोई बच्चा a प्लस 5 माइनस वन इंटू डी लिख देगा तो गलत हो जाएगा, समझ आ रहा है ना, क्लियर है। तो ये फॉर्मूला सिर्फ स्टार्टिंग के लिए है, ध्यान रखना, एंडिंग के लिए नहीं है, एंडिंग के लिए आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ n माइनस के प्लस वन। जो पूछेगा एंडिंग से उसको n माइनस के प्लस वन करके जो आएगा वो हो जाएगा स्टार्टिंग से, है ना। एंडिंग से जो k टर्म होगा वो स्टार्टिंग से n माइनस के प्लस वन टर्म होगा। तो पहले आप n माइनस के प्लस वन निकालो क्या है, फिर आप फॉर्मूला लगा करके निकालो, क्लियर है। जैसे सिंपल सा एक प्रॉब्लम में करा ही देता हूं, प्रूफ लिख लीजिएगा प्रॉपर्ली, पॉज करके मैं सिंपल सा करा ही देता हूं एक आध प्रॉब्लम। जैसे मान लो 2 6 8 9 मान लो 2 6 8 4 ऐसे करते करते 100 तक है। तो मैंने आपको बोला कि फाइंड 16th टर्म या फिर 17 टर्म बोल देता हूं, 17 टर्म फ्रॉम एंडिंग। अगर मैं 17 टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग बोल देता तो कोई भी निकाल देता 34। कैसे निकालता, a प्लस 17 माइनस वन इंटू डी कितना 2, तो ये आ जाता 32 प्लस 2 34, ये तो कोई भी निकाल देता। बट बहुत बच्चे क्या कर देते, चीजों को अच्छे से पता नहीं होता है उनको, तो एंडिंग और स्टार्टिंग ये सब देखते नहीं है, डायरेक्टली यहाँ पे भी लिख देते हैं 34, तो गलत हो जाएगा ना, 34 तो नहीं होगा एंडिंग से 17 तक। एंडिंग से 17 तक पहले हमें लिखना क्या पड़ेगा कि हियर 17th टर्म फ्रॉम एंडिंग इज इक्वल टू n माइनस के प्लस वन टर्म, k का वैल्यू 17 हो गया, तो n कितना है, यहाँ पे टोटल 50 टर्म है, तो 50 माइनस 17 प्लस वन टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, ठीक है। तो 50 माइनस 17 प्लस वन टर्म कितना आ जाएगा, दैट इज आपका 34th टर्म आएगा। तो 34th टर्म क्या हो जाएगा फ्रॉम स्टार्टिंग, a प्लस 34 माइनस वन इंटू डी, ये हो जाएगा एंडिंग से 17 टर्म। समझ आ रहा है मेरी बात, क्लियर है। तो इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा और करना पड़ेगा चीजों को, क्लियर है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ना भाई। चलो आगे देखते हैं प्रॉपर्ली। तो ये एक एग्जांपल मैंने करा दी, इसके ऊपर ध्यान से नोट करके रख दीजिएगा एक एग्जांपल, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है ना, इसको समझना और इसको याद रखना एग्जाम तक बहुत काम का पॉइंट है, याद रखना, ठीक है। 8 पॉइंट में क्या बोल रहा है, इन एन एपी A1 से लेकर के AN तक वी हैव A1 प्लस AN इक्वल टू AP A2 प्लस AN माइनस 1। ये सब मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, क्योंकि अगर ये सारे के सारे A1 से AN तक सबके सब अगर AP में होता है तो A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3 इक्वल टू डॉट डॉट AN माइनस AN माइनस 1 होगा, जानते हो। अगर इन दोनों को इक्वेट कर देता हूँ तो A1 प्लस AN आ जाएगा A2 प्लस AN माइनस 1 के इक्वल, ये देखो, ठीक है ना। फिर अगर और इक्वेट करते जाओगे अपना आप, तो अपना आप ये कंटिन्यूअस पूरा पूरा मिलता जाएगा। बस आप इस चीज को करके देख लीजिएगा खुद से, ठीक है। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ थोड़ा जल्दी में, ठीक है।
तो ये हो गया आपका ए के और यहाँ पे होगा ए एन माइनस के प्लस 1, ठीक है ना। जहां पे k का वैल्यू ऑब्वियसली 2 से शुरू होगा, क्योंकि 1 और 0 अगर लेते हो k का वैल्यू तब तो यही दोनों आपको मिल जाएगा, ठीक है ना भाई, क्लियर है। तो ये आप थोड़ा सा k का वैल्यू ध्यान रखना कि k का वैल्यू 2 से स्टार्ट होगा, और आप इस चीज को ऐसे इक्वेट लिख सकते हो और आराम से कहां तक लिख सकते हो, मतलब एक टर्म आगे गए एक टर्म पीछे आया, 1 का एक टर्म आगे के 2 आया, एक टर्म पीछे के n-1 आया, एक टर्म आगे के 3 आया, एक टर्म पीछे के n-2 आया, ठीक है ना। अब ये एक टर्म आगे चलते चलते अगर मैं kth टर्म चला गया तो एंडिंग से कहां पे पहुंच जाऊंगा, n-k+1 में पहुंच जाऊंगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। सारे जगह पे जीपी में भी सेम होता है, मैं पहले बता रहा हूं, याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट और काम का चीज है कि स्टार्टिंग से अरिथमेटिक सीरीज या फिर ज्योमेट्रिक सीरीज में जो kth टर्म होता है या फिर एंडिंग से जो kth टर्म होता है वो जस्ट ऑपोजिट एंड से n-k+1 टर्म होता है, समझ में आ रहा है, क्लियर है, समझ में आया। nth टर्म होता है a+n-1 इंटू डी, तो kth टर्म होता है a+k-1 इंटू डी, तो n-k+1 टर्म होगा a+n की जगह पे n-k+1 -1 इंटू डी, समझ में आ रहा है ना। ये a+n-1 इंटू डी वाला जो फॉर्मूला है वो सिर्फ स्टार्टिंग से फॉर्मूला है, अगर एंडिंग से निकालना होता है तो पहले ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, याद रखना, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी खत्म हुआ हमारा, प्रॉपर्टी को अच्छे से नोट करके रखो, प्रॉपर्टी खत्म हुआ, ठीक है ना। ये सारे के सारे ये 8 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बहुत इंपॉर्टेंट और तगड़ा प्रॉपर्टी है, इनके ऊपर बेस करके क्वेश्चन बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है, पक्का। वो मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको अलग अलग तरीके से बताता जाऊंगा, क्लियर है भाई। चलो आगे देखते हैं, सम ऑफ द सीरीज, अभी सम ऑफ सीरीज निकालना है, ठीक है ना। अभी हमने अरिथमेटिक सीरीज में सारे टर्म्स जो है उन सारे टर्म्स का समेशन निकालना है, ठीक है। तो चलो इसका प्रूफ मैं आपको बता के देता हूं, कैसे प्रूफ करोगे। जैसे कोई भी एपी सीरीज में कंसीडर कर रहा हूं, मान लो कोई भी एपी सीरीज एक कंसीडर कर रहा हूं, s इक्वल टू a प्लस, सीरीज कंसीडर कर रहा हूं, सीक्वेंस नहीं, सेकंड टर्म a प्लस डी, थर्ड टर्म a प्लस 2d, ठीक है, फोर्थ टर्म है a प्लस 3d, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म एंड सो ऑन, चलते चलते a प्लस n-1 इंटू डी तक आ गया, ठीक है, समझ आ रहा है। अब इसका समेशन आपको निकालना है, तो इसका समेशन निकालने के लिए क्या करना होता है बच्चा, जानते हो ना, सबसे सिंपलेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूं, आप इसी चीज को पलट के लिख दो जो अभी मैं लिखा, तो s थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, s तो सेम ही रहेगा ना। s को अगर मैं पलट के लिख दिया तो s तो ऐसे ही लिख दिया, 1 + 2 को 2 + 1 लिख दूंगा तो चेंज थोड़ी ना हो जाएगा, नहीं, ठीक है। फिर आएगा क्या, a + n-1 से पहले वाला हो जाएगा n-2, ऐसे करते करते लास्ट टर्म जो आएगा वो यहाँ पे क्या आएगा, a आएगा ना, इधर का जो फर्स्ट है वो इधर का लास्ट हो जाएगा। अभी आप दोनों को ऐड कर दो तो यहाँ पे ट्वाइस आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, a प्लस दिस, ये कितना हो जाएगा 2a + n-1 इंटू डी, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर दो तो यहाँ पे भी क्या आएगा, देखो सेम चीज मिलेगा, 2a + n-1 इंटू डी मिलेगा, ठीक है, एंड सो ऑन, सारे ब्रैकेट में सेम मिलेगा, लास्ट वाले को जोड़ दो, कितना आएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म, फर्स्ट फर्स्ट, सेकंड सेकंड, थर्ड थर्ड, जोड़ते जाओ, सेम चीज आपको मिलता जाएगा, ठीक है ना। बट आप जानते हो यहाँ पे भी nth टर्म था, यहाँ पे भी nth टर्म है, तो जोड़ोगे तो यहाँ पे भी क्या आएगा, अप टू nth टर्म ही आएगा, मतलब इस सीरीज में कितना टर्म है, टोटल n टर्म्स ही है। तो इन सबको अगर मैं लिखूंगा, 1 को अगर 5 बार जोड़ा तो 5 आएगा, 10 बार जोड़ा तो 10 आएगा, तो n को, इस चीज को मान लो ये कॉमन ले लिया, ये मान लो मैंने कॉमन ले लिया, ये अगर मैं इसको कॉमन ले लेता हूं तो अंदर क्या आएगा, 1 + 1 + 1 अप टू nth टर्म आएगा ना, 1 ही बचेगा ना n टर्म्स, क्योंकि ये सारे के सारे सेम है, तो 1 को अगर n टाइम्स ऐड कर दिया तो n आ जाएगा ना, दैट्स इट, 2a + n-1 इंटू डी, क्लियर है। तो ट्वाइस s का वैल्यू ये मिल रहा है, तो s का वैल्यू आ जाएगा n/2 इंटू ट्वाइस a + n-1 इंटू डी, समझ आ रहा है मेरी बात, क्लियर है। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर समेशन ऑफ अरिथमेटिक सीरीज, ठीक है, ठीक है। अभी इस चीज को देखो, मैं ऐसे भी सेपरेट करके लिख सकता हूँ ना, इसको a लिख सकता हूँ और ट्वाइस को मैंने ब्रेक कर दिया, a + a लिख दिया, तो ये जो चीज बन गया ये क्या बन गया, nth टर्म हो गया ना, लास्ट टर्म हो गया। तो यहाँ पे एक और फॉर्मूला आ जाता है जो बहुत काम का होता है, इस a + n-1 इंटू डी को मैं l लिख देता हूँ, l, जो कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का समेशन होता है। तो अगर आपको लास्ट टर्म पता है तो आप ये फॉर्मूला लगाने का जरूरत ही नहीं है ना,
है ना, आपको किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, आपको n दे देगा, a दे देगा, d दे देगा, समेशन निकालने बोलेगा, ठीक है। अगर आपको मान लो d का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लास्ट टर्म दिया हुआ है ना, और अगर d दिया हुआ है लास्ट टर्म अगर दिख गया तब तो सेकंड फॉर्मूला लगाओ, एक झटके में आंसर आ जाएगा, n/2 इंटू a प्लस n। और बहुत जगह पे बहुत काम, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, ठीक है ना, n+2 इंटू a प्लस n बहुत जगह पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको ऐसे ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन को इतना जल्दी कर देगा, आप देखोगे प्रॉब्लम जब कराऊंगा तब आप देखोगे कितना फायदा है इस फॉर्मूला, ठीक है, याद रखने का, ठीक है। बच्चे इसको याद नहीं रखते, सिर्फ इसको याद रखते और फंस जाते हैं यहाँ पे अच्छे क्वेश्चन से। अच्छे क्वेश्चन से आपको हम बचाएगा हमेशा ये फॉर्मूला, याद रखना, बहुत काम का चीज है। n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d तो याद होना ही चाहिए, और n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2, दैट्स इट। ये हो जाएगा समेशन ऑफ अरिथमेटिक सीरीज का फॉर्मूला, ठीक है, मतलब समेशन ऑफ n टर्म्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। अरिथमेटिक सीरीज का समेशन क्या करोगे, समेशन ऑफ ऑल द टर्म्स। क्लियर है, समझ आ रहा है। उसके बाद जो दो नोट मैंने आपको बताया ना, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसका तो आप पूछो में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है, समझ में आ रहा है ना। Sn माइनस Sn माइनस 1 इज इक्वल टू Tn। बहुत बार हमें nth टर्म निकालने का प्रॉब्लम दिया जाता है कि फाइंड द nth टर्म, ये नोट कर लीजिएगा पॉज करके, ठीक है, nth टर्म निकालो, ऐसा प्रॉब्लम दे देता है बहुत बार, ठीक है ना, कि फाइंड द nth टर्म, हम निकाल नहीं पाते हैं, हम सोचते रहते पागलों की तरह, ठीक है। तो उस जगह पे हमें कैसी चीजों से डील करना है वो चीज आप ध्यान से समझोगे, कैसे आप ये सब चीज समझ सकते हो, ठीक है ना, कि nth टर्म निकालने के लिए बोला जाता है, सॉरी nth टर्म निकालने के लिए बोला जाता है और हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं रहता, ठीक है। तो उस वक्त मान लो कभी भी मैंने आपको Sn दे दिया और दे करके Tn पूछ रहा हूं कि व्हाट इज Tn, तो आप फंस जाओगे पूरी तरीके से, समझ में आ रहा है ना। मान लो सम ऑफ n टर्म्स कहीं से सॉल्व करके n² प्लस 2n आ गया और आप Tn निकालो, तो ऐसा प्रॉब्लम करके दे देता हूं तो फंस जाओगे आप पूरे तरीके से, समझ आ रहा है ना। बट अगर ये लॉजिक आपको पता रहेगा तो कभी नहीं फंसोगे आप, ठीक है। हाउ टू, अगर Sn दिया हुआ है तो Tn कैसे निकालें, अगर nth टर्म दिया हुआ है तो Sn कैसे निकालें, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो चलो बाद में जब हम समेशन पढ़ेंगे, बहुत बड़ा टॉपिक समेशन पढ़ेंगे एकदम एंड पे, तो ये चीज तो हम सीख ही जाएंगे, क्योंकि Tn का मतलब क्या है। अभी Tn अगर मेरे पास मान ले किसी प्रॉब्लम में Sn दिया हुआ है n² प्लस 2n और किसी प्रॉब्लम में Tn दिया है n² प्लस 2n, and Tn is the nth term and Sn denotes सम अप टू nth टर्म, मतलब फर्स्ट टर्म से लेकर के nth टर्म तक सारे टर्म का समेशन, ये है Sn, और Tn जस्ट nth टर्म जो एक्सप्रेशन है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। Sn अगर दिया है तो मैं Tn कैसे निकालूंगा, देखो Sn अगर दिया है तो मैं Sn-1 निकाल सकता हूं ना, ये हो जाएगा n-1 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू n-1। अभी यहां से यहाँ पे घटा दूंगा, Sn आ जाएगा, Tn आ जाएगा। बोले सर क्यों ऐसे आप बोल रहे हो, अरे भाई ध्यान से देखो ना, T1, T2, T3 डॉट डॉट Tn-1 Tn, यहां तक अगर सबको जोड़ देता हूं तो Sn आएगा, और अगर मैं यहां तक सबको जोड़ देता हूं तो Sn-1 आएगा। Sn-1 का मतलब क्या है, सम ऑफ ऑल द टर्म्स, सम ऑफ ऑल द टर्म्स अप टू n-1 एथ टर्म, अप टू n-1 टर्म, समझ में आ रहा है ना। यहां तक सबका समेशन, यहां से लेकर के यहां तक सबका समेशन, और Sn का मतलब है यहां से लेकर के यहां तक सबका समेशन। तो अगर मैं इन दोनों को घटा देता हूं तो ये कॉमन वाला पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा और बचेगा सिर्फ Tn ही बचेगा ना। दैट्स व्हाई अपन लिख सकते हैं Tn इज इक्वल टू Sn माइनस Sn-1। बड़ा काम का चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। Tn कैन बी एक्सप्रेस्ड एज Sn और Sn-1 का डिफरेंस। क्लियर है, समझ आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्रॉब्लम में बहुत बुरे तरीके से यूज होता है, समझ आ रहा है ना, ठीक है। ये आप याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना, ये सारे क्राइसिस सिचुएशन। और अगर Tn दिया हुआ है और Sn निकालना है तो आप क्या कर सकते हो, Tn अगर दिया हुआ है तो T1 निकाल दो, T2 निकाल दो, n का वैल्यू 1 2 पुट करके 3 निकाल दो, 4 निकाल दो, एंड सो ऑन, और फिर n तक निकालने के बाद सबको जोड़ दो, Sn क्या हो जाएगा, इन सबका समेशन T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn, है ना। फर्स्ट से लेकर के nth टर्म तक सबका समेशन Sn हो जाएगा, बस हो गया। इसीलिए लिखा गया कि Sn इज सिग्मा ऑफ Tr, सिग्मा ऑफ Tr, ये सिग्मा नोटेशन बोलते हैं इसको, हम ऑफिशियली समेशन वाले टॉपिक में पढ़ेंगे भी, सिग्मा नोटेशन, ठीक है ना। तो r का वैल्यू 1 से लेकर के कहां तक जा रहा है, n तक जा रहा है, ठीक है। तो r का वैल्यू अगर 1 से n तक जा रहा है तो इसको अपन क्या बोलेंगे, T1। अगर r का वैल्यू इसको अगर ब्रेक करना शुरू कर दिया, इस सिग्मा को अगर खोल के लिखा तो क्या होगा कि r का वैल्यू सबसे पहले 1 पुट करोगे, क्योंकि r वेरी कर रहा है 1 से n तक, तो r अगर 1 पुट करोगे तो Tn आएगा,
2 पुट करोगे तो T2 आएगा, फिर T3 आएगा, फिर T4 आएगा, एंड सो ऑन। लास्ट क्या आएगा? जो ऊपर बैठा हुआ है वो कौन है? n। दैट इज फाइनली कहां तक आएगा? Tn तक आएगा। दैट इज योर Sn कैन बी एक्सप्रेस्ड एज T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस डॉट डॉट अप टू Tn तक। क्लियर? समझ आ रहा है मेरी बात? पक्का? बस वही चीज है जो आपको ध्यान से समझना है, ठीक है ना? तो इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। तो ये हो गया समेशन का कंसेप्ट, ठीक है, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। चलो, सारे थियरी अच्छे से आज का लेक्चर खत्म होने बाद नोट करोगे, फिर एक बार रिवाइज करोगे, फिर प्रॉब्लम वाला लेक्चर जो आएगा अगला लेक्चर, उसमें अच्छे से सारे थियरी को इंप्लीमेंट करने का कोशिश करोगे। मैं भी कराऊंगा, आप भी करते जाओगे। चलो, अगला टॉपिक, लास्ट कंसेप्ट देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, दैट इज अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन क्या होता है, ठीक है ना? चलो, तो अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास अलग अलग टर्म है A1, A2, A3, A4 डॉट डॉट AN, ये सबके साथ किस में है? AP में है। मैं बोल रहा हूं क्या कि ये सबके साथ मेरा क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। अगर ये सारे के सारे चीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा? इन सब का अरिथमेटिक मीन जो होगा वो हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस डॉट डॉट AN डिवाइडेड बाई n। ठीक है, तो ये अरिथमेटिक मीन तभी हम बोल सकते हैं समेशन ऑफ ऑल डिवाइडेड बाई n, अगर ये सबके साथ AP में है। अगर ये सबके साथ AP में नहीं है तो शायद इस फॉर्मूले से अरिथमेटिक मीन निकालोगे तो ये आपका गड़बड़ भी हो सकता है, ठीक है ना? अरिथमेटिक मीन होने के लिए आपको ये डिफरेंस कांस्टेंट होना पड़ेगा, ठीक है ना? तो ये सबको AP में रहना होगा। अगर ये सबके साथ AP में है तब जाकर के आप आराम से बोल सकते हो। तो 2 नंबर का मीन तो आप निकाल ही सकते हो, एवरेज, है ना? किसी सब्जेक्ट में 80 मिला, किसी सब्जेक्ट में 57 मिला, तो दोनों का एवरेज क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ देम डिवाइडेड बाय 2, वही हो जाएगा एवरेज। बट n टर्म्स अगर अरिथमेटिक मीन निकालना चाहते हो तो दे मस्ट बी इन AP। समझ में आ रहा है ना? AP में अगर है ये सबका, ये सारे के सारे टर्म्स अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तब जाकर के अपन सम ऑफ ऑल द टर्म्स डिवाइडेड बाय n करके अरिथमेटिक मीन निकाल सकते हो। क्लियर? समझ आ रहा है? दैट इज योर अरिथमेटिक मीन का डेफिनेशन हो गया। ये समझ आ रहा है? अभी क्या मैं समझा रहा हूं आपको, अभी ध्यान से समझो। अरिथमेटिक मीन के ऊपर एक टॉपिक आता है, इंसर्शन ऑफ अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन एनी 2 नंबर्स। ठीक है, तो ध्यान से देखो, व्हाट इज दिस कंसेप्ट? इंसर्शन ऑफ अरिथमेटिक मीन्स। मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास कोई भी 2 नंबर है A और B। मान लो मेरे पास कोई भी 2 नंबर है A और B। इन दोनों नंबर के बीच में अगर मैं n अरिथमेटिक मीन, एक अरिथमेटिक मीन नहीं, n अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करता हूं। डेफिनेशन यह है कि अगर मैं कोई भी 2 नंबर के बीच में n अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करता हूं, ये सारे के सारे आपका क्या है? ये सारे के सारे NAMs है, दैट इज अरिथमेटिक मीन्स। ठीक है, अगर इंसर्ट करता हूं देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस विल बी एन अरिथमेटिक सीक्वेंस। समझ में आ रहा है? कोई भी 2 नंबर के बीच में अगर मैं n अरिथमेटिक मीन को इंसर्ट करता हूं, घुसाता हूं, तब जो रिजल्टिंग सीक्वेंस बन जाएगा वो एक अरिथमेटिक सीक्वेंस बनेगा। ठीक है, तो अभी मैंने n नया अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किया और पहले का 2 था, तो ये जो रिजल्टिंग अरिथमेटिक सीरीज हो गया, ये जो रिजल्टिंग अरिथमेटिक सीरीज हो गया, उसका नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगा? उसका नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा n+2, क्योंकि पहले से 2 था और अभी आपने n घुसाया तो n+2 हो जाएगा ना टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, अभी हमारा ड्यूटी है ये जो n अरिथमेटिक मीन हमने इंसर्ट किया उन सबका एक्सप्रेशन निकालना। अभी बोलोगे सर आपने खुद ही इंसर्ट कर रहे हो, अभी बोलोगे आप इसका वैल्यू निकालो तो कैसे चलेगा? मैं बोल रहा हूं, मैंने बस नंबर बताया कि मैंने इतना अरिथमेटिक मीन डाला है, अभी वो क्या क्या डाला है वो आपको निकाल करके बताना है। समझ में आ रहा है? जरा ध्यान से देखिए। मैं बोल सकता हूं कि आप जानते हो कि अगर 2 नंबर के बीच में मैं n अरिथमेटिक मीन घुसा दिया, मैंने इन सबको A1 A2 से कैपिटल A से एक्सप्रेस कर दिया, रिप्रेजेंट किया, तब इन सबका वैल्यू आपको निकाल के बताना है। तो आप बोल रहे हो सर अगर A और B के बीच में n डालते हैं तो ये AP बन जाएगा। ठीक है, हमने मान लिया कि ये AP बनेगा, ठीक है ना?
ये एपी बनेगा, मान ले। चलो, अगर ये एपी बनता है तो इसका कोई ना कोई कॉमन डिफरेंस तो एग्जिस्ट करेगा ना सर। मैं बोला बिल्कुल कॉमन डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा। आप बोलोगे उसको मान लो आप डी, उसको मान लो आप डी, मान लो उसको, समझ आ रहा है ना। अभी आप बोल सकते हो कि ये जो लास्ट टर्म है बी, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, n प्लस 2th टर्म, n प्लस 2th टर्म ऑफ द एपी बोल सकता हूं ना। ये जो b होगा ये इस एपी सीरीज का, क्योंकि मीन इंसर्ट करने के बाद तो ये एपी सीरीज बन गया ना, ये एपी सीक्वेंस का n प्लस 2th टर्म हो जाएगा ना b। तो इस n प्लस 2th टर्म का फॉर्मूला यूज करके अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, फर्स्ट टर्म कौन है, a। स्टार्टिंग से ही n प्लस 2 है ना, ये एंडिंग से तो नहीं, स्टार्टिंग से ही है, तो ये फॉर्मूला तो अप्लाई कर ही सकता हूं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नाउ व्हाट इज a इज योर फर्स्ट टर्म यहां पे भी a है। चलो, प्लस n माइनस 1, व्हाट इज n, n इज द नंबर ऑफ टर्म, दैट इज जो नंबर टर्म आप लिख रहे हो, आप कौन सा नंबर टर्म लिख रहे हो, n प्लस 2th टर्म, तो n की जगह पे आ जाएगा n प्लस 2 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस को आपने क्या एज्यूम किया, d। यहां से क्या आ गया, a प्लस n प्लस 1 इंटू डी, तो d का वैल्यू क्या आ गया, b माइनस a डिवाइडेड बाई n प्लस 1। दिस इज द फॉर्मूला फॉर योर कॉमन डिफरेंस, जब आप n अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करते हो किसी भी दो नंबर के बीच में, ठीक है, हमेशा नहीं, जब आप n अरिथमेटिक मीन को इंसर्ट कर रहे हो किसी भी दो नंबर के बीच में, तब का फॉर्मूला है। क्लियर है। तो अभी आप अलग अलग अरिथमेटिक मीन्स को अगर निकालना चाहते हो तो आराम से निकाल सकते हो। a1 क्या हो जाएगा, बोलो, a1 हो जाएगा a के साथ d ऐड कर दो सर, क्योंकि कॉमन डिफरेंस अगर d है तो a के साथ d ऐड कर दो ना, तो a प्लस d आ जाएगा, d का वैल्यू यहां से पुट कर देना। a2 क्या आ जाएगा, a2 आ जाएगा a प्लस 2d, a3 क्या आ जाएगा, a3 आ जाएगा a प्लस 3d, और ये an क्या आ जाएगा, an आ जाएगा a प्लस nd। अभी यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पहले सर आपने nth टर्म का फॉर्मूला सिखाया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे आ गया a प्लस nd। अरे वो nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस सिखाया था, ये nth मीन है, नॉट nth टर्म, nth मीन ऑफ द इंसर्शन। समझ में आ रहा है ना, जितने भी इंसर्शन किए हो आप, जितने भी अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट किए, उसमें जो लास्ट अरिथमेटिक मीन था उसका वैल्यू है a प्लस nd। ये पता है, n पता है, d तो दिया हुआ रहेगा, कर लोगे। क्वेश्चन किस तरीके से होता है देख लेते हैं एक बार। ये देखो, एक छोटा सा क्वेश्चन लिख करके रखे, ये डेरिवेशन यहाँ पे भी लिखा हुआ है ऑलरेडी, आप देख सकते हो। t1 t2 लिख देना, t1 हो जाएगा a प्लस d, t2 हो जाएगा a प्लस 2d एंड सो ऑन, tn हो जाएगा a प्लस nd। खत्म बात, क्लियर है। तो देखो एक सवाल ही मैं बता देता हूं आपको, तो आप और अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है ना भाई। देखो, इंसर्ट 5 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन हाफ एंड 5/3। हाफ और 5/3 के बीच में आपको 5 अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करना है। समझ में आ रहा है ना, मतलब आपको हाफ और 5/3 के बीच में कितना घुसाना है, 5 अरिथमेटिक मीन घुसाना है, 5 अरिथमेटिक मीन, ठीक है। तो बेसिक से करना है क्या, बेसिक से भी कर सकते हो, अदरवाइज फॉर्मूला पता है फॉर्मूले से भी करके दिखा देता हूं, ठीक है ना। तो ये किसका काम करेगा, ए का काम करेगा, थियरी को याद रखो एंड रिलेट करते जाओ, ये बी का काम करेगा, ठीक है ना। नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन कितना इंसर्ट किए, 5, दैट इज n का वैल्यू 5 हो गया। समझ में आ रहा है ना। तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था, b माइनस a डिवाइडेड बाई n प्लस 1। ये जो n प्लस 1 है, ये जो n है, क्या ये नंबर ऑफ टर्म्स इन दैट एपी सीरीज है, नहीं, नंबर ऑफ टर्म्स तो n प्लस 2 है। ये n जो है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, दिस n इंडिकेट्स नंबर ऑफ एम्स इंसर्टेड, कितना अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किए वो यहाँ पे n से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे n और a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या फिर इस फॉर्मूले में जो n है उन दोनों में अंतर है। यहाँ पे n है नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स विच आर इंसर्ट है, और यहाँ पे n है नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। तो b माइनस a क्या हो जाएगा, 5/3 माइनस हाफ डिवाइडेड बाई 5 प्लस 1, तो ये आ जाएगा आपका 10 माइनस 3 7/6, 6 इंटू 6 36, 7/6 36 आ गया कॉमन डिफरेंस। देयरफॉर a1 क्या हो जाएगा, हाफ प्लस d हो जाएगा, a2 क्या हो जाएगा, हाफ प्लस, ये अगर हाफ है तो d ऐड कर दो, ये मिलेगा, और d ऐड कर दो, अगला वाला मिलेगा, और d ऐड कर दो, उसके अगला वाला मिल जाएगा, और d ऐड कर दो, एक और d ऐड कर दो, 4d आ जाएगा a4, और a5 आ जाएगा हाफ प्लस 5d। अभी यहाँ पे d का वैल्यू पुट करके पांचों का वैल्यू निकाल दो, तो आ जाएगा ना। अगर मैं बोल देता हूं आपको कि इस नंबर और इस नंबर के बीच में मैंने इतना अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर रखा है, तो आप वो जो कितना अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किया वो इंफॉर्मेशन अगर मैं दे देता हूं, दैट इज n का इंफॉर्मेशन, तो एग्जैक्टली आप ये निकाल करके बता दोगे मुझे कि वो n अरिथमेटिक मीन्स जो मैंने इंसर्ट किया वो एग्जैक्टली कौन कौन है। समझ आ रहा है मेरे पास, क्लियर है।
तो वही हो गया आपका लॉजिक, इस तरीके का प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। ठीक है, समझ आ रहा है ना, वही चीज है। तो इंसर्शन ऑफ एएम का डेफिनेशन, बेसिक फंडा ये है कि इफ वी इंसर्ट एन एएम्स बिटवीन ए एंड बी देन रिजल्टिंग सीक्वेंस विल बी इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्योंकि सारे के सारे मीन है ना, मीन है तो एपी तो बनाएगा। ठीक है ना, क्योंकि मीन डिफाइंड कब होगा, जब एपी होगा। समझ आ रहा है ना, क्लियर है। आगे देखो, एक नोट है, ये क्वेश्चन के फॉर्म में भी प्रूफ करने दिया जा सकता है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन एनी टू नंबर्स ए एंड बी इज एन टाइम्स अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी। ठीक है ना, अभी बोला है ये जो सर अभी आपने प्रूफ की, इतना कुछ आपने जो प्रूफ की कि अगर a और b के बीच में n अरिथमेटिक मीन घुसाया तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, a1 a2 a3 से लेकर के an तक सबका वैल्यू क्या होगा, ये सब सिखाए। अभी आप मेरे को बता दो कि इन सब का समीशन क्या होगा। अभी बस आप मुझे इतना सा बता दो कि इन सब का समीशन क्या होगा। तो आधा पार्ट तो आप पहले कर ही लोगे, ये वाला पार्ट तो कर ही लोगे। उसके बाद क्या आता है, a1 का वैल्यू क्या था, a प्लस d था, a2 का वैल्यू क्या था, a प्लस 2d था, a3 का वैल्यू क्या था, a प्लस 3d था, प्लस डॉट डॉट an का वैल्यू क्या था, a प्लस nd था। तो यहाँ पे टोटल कितना टर्म्स है, n टर्म्स। तो a भी कितना बार आएगा, n बार आएगा ना। तो a अगर n बार आया तो इसको मैं n इंटू a लिखूंगा। ठीक है, फिर d मान लो कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू n तक बचेगा। ठीक है ना, क्लियर है। तो ये तो एक एपी सीरीज है ना, और एपी सीरीज का समेशन का फॉर्मूला आपको पता है क्या है, n/2 इंटू लास्ट टर्म प्रेजेंट है ना, फर्स्ट प्लस लास्ट कर दो 1 प्लस n, फर्स्ट प्लस लास्ट। ये देखो सेकंड फॉर्मूला अप्लाई किया। अगर आप करना चाहते हो फर्स्ट वाले से भी कर सकते हो, 2 इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 1 है, ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से n अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर क्या आ जाएगा, n/2 ही मान लो मैंने कॉमन ले लिया। तो अच्छा, d का वैल्यू भी तो पुट करना पड़ेगा ना, d का वैल्यू भी तो मुझे पता है। d क्या, d का फॉर्मूला क्या था, b माइनस a डिवाइडेड बाई n प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया n/2 और यहाँ पे आ गया n प्लस 1, तो ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है ना, तो ये n a माइनस n a/2 तो n a/2 हो जाएगा, और यहाँ पे n b/2 आ जाएगा। ये होना जाएगा n/2 इंटू a प्लस b, या फिर इसको n इंटू a प्लस b/2 को क्या लिख सकते हैं, अरिथमेटिक मीन ऑफ a एंड b लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और काम का रिजल्ट है। ये भी डायरेक्टली यूज हो जाता है कि अगर मैं किसी भी दो नंबर के बीच में n अरिथमेटिक मीन को इंसर्ट कर रहा हूं तो उन n अरिथमेटिक मीन्स का जो समेशन होगा वो n टाइम्स ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट का अरिथमेटिक मीन का प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो ये रिजल्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है जो आपके लिखकर आपको कॉपी में और दिमाग में अच्छे से नोट करके रखना चाहिए। समझ में आ रहा है ना। तो ये सब काफी इंपॉर्टेंट है देखो, और अगर आज अच्छे से नहीं समझ रहे हो तो कल भी आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा। लिंक चैप्टर है पूरा पूरा, ठीक है ना। फिर जीपी में जाकर के वही सब करेंगे, आप समझ नहीं पाओगे। लेक्चर 1 अगर क्लियर नहीं है तो लेक्चर 2, 3 ये सब समझ नहीं पाओगे अच्छे से। समझ आ रहा है ना। तो काफी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से जरा समझने का प्रयास करो, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा पूरा कंसेप्ट, ठीक है। चलो तो अभी आगे बढ़ते हैं और क्या करते हैं अपन लोग, डिटेल में चीजों को और निपटाते हैं अच्छे से। टाइम कितना हुआ देखना पड़ेगा, समय है या नहीं। बाप रे, बहुत टाइम हो गया, 2 घंटा होने वाला है। तो आज तो समय नहीं होगा, आज पूरा पूरा थियरी पे टाइम चला गया। अगले लेक्चर पे अपन जो है लेक्चर नंबर 2 पे उस दिन को अपन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर ही बेस करके सिर्फ प्रॉब्लम्स को करेंगे, ठीक है। क्लियर है। तो आज यहाँ तक समाप्त करते हैं, अलविदा, यहाँ तक रखते हैं आज। और नेक्स्ट लेक्चर में आप प्रॉपरली इस लेक्चर को देख करके नोट्स बना के रिवीजन करके ही नेक्स्ट लेक्चर देखिएगा, तभी आपको बेहतर तरीके से समझ आएगा, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए यहाँ तक समाप्त करते हैं, अलविदा।